In this video, we are going to discuss the exercise of chapter 1st of physics. I will provide the link of every PDF and solution we discuss in the description below, so you can download from there. So now let's get started. So the first MCQs is the purpose of studies and discoveries in physics is कि फिजिक्स में हमारे पास जो स्टडीज़ हैं, जो हम डिस्कवरीज कर रहे हैं, इनका जो मेजर पर्पस है वो क्या है। द फर्स्ट वन इज़ द प्रोबिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेसिस, के जो स्पेसिस के जो स्टडी है, मतलब प्रोबिंग मीन तहकीकात करना, किसी चीज़ को खोजना, स्पेस को खोजना, ये पर्पस है। स्पेस की स्टडी फिजिक्स में ज़रूर की जाती है, लेकिन ये सोल पर्पस नहीं है। द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, यस, इंसानियत की फलाह के लिए जो फिजिक्स का जितना भी नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके थर्मोडायनेमिक्स तक, तो बेसिकली वो इंसानियत की फलाह के लिए ही जो है वो इतनी जो तहकीकातें वो की जाती हैं। तीसरा है जी द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन वारफेयर, कि जंगों में बनाने के लिए जो तबाहकुन हथियार हैं, ऑब्वियसली ये तो पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, अगरचे इस्तेमाल तो हो रहे हैं। और लास्ट है डेवलपमेंट इन एस्थेटिक्स फॉर द वर्ल्ड, एस्थेटिक्स जो हैं हर जगह ही आ गई हैं। सो इसमें जो सबसे जो सूटेबल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। लेट्स चूज द रेड कलर बिकॉज दैट इज मोर एक्यूरेट, इससे थोड़ी सी नजर ज्यादा आएगा। चलें जी, सेकंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप इज इन बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। हमारे पास जो है ना एक स्टील का जो है ना वो पाइप है, और उसकी जो लेंथ है ना वो 0.7 मीटर से 0.8 मीटर के दरमियान है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 मीटर। अब जो स्टील पाइप है वो हमारे पास कह लें कि 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर यानी 0.7 मीटर से 0.8 मीटर का है। तो आपने इन ऑप्शंस में से उस इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करना है जिसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.001 मीटर होगी। सो देखें, सिंपल आप इनके लीस्ट काउंट लिखें, जिसका लीस्ट काउंट इससे मैच करता है, इसका मतलब है आप उतनी एक्यूरेसी से उसको मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, तो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, ये बात याद रखनी है, 0.01 मिलीमीटर, नॉट मीटर। बट चूंकि उसने क्वेश्चन मीटर में किया है तो बेहतर ये कि आप इनके मीटर्स में लिखें ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें। सो मैं इसको मीटर में लिखता हूं, तो अगर आपने इसको मीटर में लिखना है तो आप इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे। सो इसमें 3 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। फिर है मीटर रूल। जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास 1 मिलीमीटर, बट सिंस हमें इसे मीटर में लिखना है तो हमें इसको 0.001 मीटर लिख लेता हूँ। देन है जी हमारे पास 10 मीटर्स मयरिंग टेप, एक जो 10 मीटर की मयरिंग टेप है वो हमने इस्तेमाल की है। अब मयरिंग टेप का जो लीस्ट काउंट है ना वो हाईली डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने उसके ऊपर ग्रेडिंग किस तरह से की है, लेकिन नॉर्मली जो है टेप्स के ऊपर जो है, अब इसमें जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप हो गया, मतलब बताना मुश्किल है कि टेप के ऊपर ग्रेडिंग कैसी होगी। 1 मिलीमीटर की ग्रेडिंग नॉर्मली कम ही होती है, 1 सेंटीमीटर तक ग्रेडिंग हो जाती है या हाफ सेंटीमीटर तक होती है। सो मैं इसको 1 सेंटीमीटर ज्यूम करके जो है ना वो चल रहा हूँ। और लास्ट पे है वर्नियर कैलिपर, सेंटीमीटर को आप मीटर में कर लीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ बल्कि 0.01 मीटर। और वर्नियर कैलिपर की हमारे पास, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी वेरी करता है, डिपेंड करता है उस पर डिवीजन्स कितनी है। 0.01 भी होता है, 0.1 मिलीमीटर भी है, 0.05 मिलीमीटर भी है। सो अगर मैं 0.1 एज्यूम कर रहा हूँ, सो दिस विल बी 0.0001 मीटर। सही है, तो आप देखें कि एक अगर हमने जो है स्टील के पाइप की लेंथ मेजर करनी है, सो इनमें से जो एक्यूरेसी अगर हमें 0.001 मीटर की चाहिए तो वो हमें मीटर रूल ही प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी हम अगर सिंपल स्केल से मेजर करना चाहते हैं तो हम उसको जो है 1 मिलीमीटर की या 0.001 मीटर की एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। और सेंस भी जो है वो मीटर रूल की ही बनती है, क्योंकि आपने इतना लंबा पाइप मेजर करना है, सो ऑब्वियसली उसको आप स्क्रू गेज के साथ या कैलिपर के साथ तो मेजर नहीं कर सकते। हाँ, मेजरिंग टेप भी यहाँ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट चूंकि लीस्ट काउंट नहीं डिफाइन, सो दैट इज समथिंग वेग। तो बेस्ट ऑप्शन जो है इनमें से वो मीटर रूल ही है। तीसरे पे चलते हैं।
द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल। बाय द वे इनके जो आंसर्स हैं वो मैंने एक जगह पे लिस्ट कर दिए हैं, यहाँ पे जो है आप इनके आंसर्स को जो है वो देख सकते हैं, और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी और जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी। सो मैंने यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो यहाँ पे तो तीसरा MCQ है वो है द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। कि एक हमारे पास स्टील बॉल है राउंड सी, उसका जो हमने डाया फाइंड किया है वो हमने फाइंड किया है कैलिपर से, और उसकी जो रीडिंग है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो आपने बताना इसका डायमीटर कितना होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर ये रीडिंग है तो जितनी इस रीडिंग की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगा, डायमीटर होगा। मैं थोड़ा सा ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि जो है यहाँ पे थोड़ा साफ यहाँ बना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखें, आई होप कि आपको कैलिपर से रीडिंग लेने आती है, बट अगर नहीं भी आती डैट इज़ नॉट अ बिग इशू। हम अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि इसके बाद आप सीख जाएंगे। बट अगर इसके ऊपर जो है सेपरेट वीडियोस चाहिए, तो चूंकि अभी मैं सिर्फ एक्सरसाइजेस की वीडियोस बना रहा हूँ, सो इसको कंप्लीट करने के बाद हम इन बिटवीन जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो वहाँ भी हम इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए फोकस करते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास कैलिपर में ना दो स्केल होते हैं ना, एक तो फिक्स स्केल है जिसको हम मेन स्केल भी कहते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास एक छोटा स्केल जो मूवेबल होता है, डेट इज वर्नियर स्केल। सो कैलिपर से रीडिंग लेना इंतहाई सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने सिंपल अगर रीडिंग लेनी है ना, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं जो टोटल रीडिंग है ना वो क्या होगी, जो मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है, उसमें आपने प्लस कर देना है वर्नियर स्केल की रीडिंग को। ठीक है, मतलब वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, ये आप ये कह लेंगे जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग आ रही है ना, वर्नियर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज आवर वर्नियर रीडिंग। उसको अपने मेन स्केल रीडिंग में प्लस कर लेना, मतलब आपने दो रीडिंग बस जमा करनी है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ठीक है, सो अब मेन स्केल रीडिंग क्या होगी। सो देखिए जहां पे वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां तक हमारे पास जो रीडिंग है ना वो हमारे पास क्या है, डेट इज मेन स्केल रीडिंग। तो देखिए ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, ये छोटू वाला। अब ये देखें इसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है, इसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ तक जो वैल्यू होगी ना जो भी स्केल की बन रही है वो हमारे पास क्या होगी, इससे पहले पहले वैल्यू वो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है। तो यहाँ तक वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 1 और दिस इज 1.1। सॉरी मैं यहाँ पे मैंने ये पॉइंट गलत लगा दिया, ये स्केल जो है जस्ट 1 मिनट, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ज़ीरो है इसका, बिकॉज ये तो दूसरी लाइन है, जो पहली लाइन है वो ये वाली है। ठीक है, सो लेट मी करेक्ट कि जो पहली लाइन है वो ये वाली है, वो तो दूसरी पे मैंने पॉइंट गलती से लगा दिया था। सो दिस इज फर्स्ट लाइन। सो देखें यहाँ पे हमारे पास 1, दिस इज 1.1, दिस इज 1.2, दिस इज 1.3। अब देखें ये जो लाइन है ये वाली लाइन, ये 1.3 और 1.4 के बिल्कुल दरमियान आ रही है। 1.3 और 1.4, 1.4 से आगे नहीं गई है। इसका मतलब क्या है, जो मेन स्केल रीडिंग है ना वो हमारे पास क्या होगी, डेट विल बी 1.3 सेंटीमीटर, डेट इज फाइनल सेंटीमीटर, राइट। अब आते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग पे। सो देखें वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे पास कौन सी होती है। अब चूंकि जो आप देखें कि जो वर्नियर स्केल की जो लाइंस हैं और मेन स्केल की लाइंस हैं वो मैच नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि इनमें एक ऑफसेट होता है। अब आपने वो लाइन देखनी है जो कि एग्जैक्टली मैच कर जाती है। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर मैं आता हूँ इस लाइन पे, ये मैच नहीं कर रही, ये 5 तक कोई लाइन मैच नहीं की, इवन 6 भी मैच नहीं की, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं। इस लाइन पे फोकस करें, मैं ज़रा यहाँ स्टॉप पोज कर रहा हूँ, इस लाइन को देखें। अभी देखिए हो सकता है कि क्योंकि ये PDF जो है ये भी मैंने स्कैन किया है तो इसकी इतनी रेजोल्यूशन ना हो, अपनी बुक पे देखें वहाँ पे कुछ बेटर रेजोल्यूशन होगी। आई होप कि ये भी आपको साफ नजर आ रहा है। बट फोकस करने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आप इस लाइन को गौर से देखें ना, सो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की लाइन के साथ। लाइन का नंबर क्या है, 9वां नंबर, यानी कि 9th रीडिंग जो है वो कोइंसाइड कर गई है। सो जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, जो कोइंसाइडेड रीडिंग है, इट इज 9, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। और कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर।
यहाँ पे चूंकि मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि पहली वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी, इसलिए मैंने सेंटीमीटर में लिखा। हम इसे मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट यूनिट्स हो जाएंगे, फिर उन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इनको सिंपल जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रीडिंग। सो टोटल रीडिंग हमारे पास क्या होगी जी, टोटल रीडिंग विल बी इक्वल टू 1.3 यहाँ से आ रहा है, 0.9 उधर से आ रहा है, सो इट विल बी 1.39 सेंटीमीटर। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, अगर मैं आपको इसको रिपीट करूं, सो सिंपल आपने करना क्या है, दो रीडिंग्स को आपने प्लस करना है। ठीक है जी, पहली रीडिंग हमारे पास कौन सी है, मेन स्केल की रीडिंग। वो कौन सी है, जहां से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है उससे पहले पहले जो रीडिंग बन रही है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग, वो लिख ली। सेकंड आपने प्लस करनी है वर्नियर की रीडिंग। वर्नियर की रीडिंग कैसे आएगी, आपने देखना है कि वर्नियर की कौन सी लाइन, अच्छा पहली लाइन, हो सकता है कि अगली भी कोइंसाइड कर रही हो पॉसिबली, बट वो नहीं, आपने जो पहली लाइन कोइंसाइड कर जाएगी मेन स्केल के साथ, दैट विल बी आवर वर्नियर स्केल रीडिंग, और उसको अपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, वो एक वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को प्लस करें मेन स्केल के अंदर, सो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी द टोटल रीडिंग। अभी इस तरह के और क्वेश्चन भी आएंगे, सो आपकी इस पे प्रैक्टिस मजीद हो जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, उसको हम फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी 1.4, ये अब हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसकी रीडिंग के मुतालिक क्वेश्चन आ गया है। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, लेकिन ये कह रहा है द फिगर शोज द रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज टू मेजर डायमीटर फॉर थिन रोड, के एक थिन रोड है उसका जो डायमीटर मेजर करने के लिए हमने स्क्रू गेज को यूज किया है, दैट्स फाइन। वन कंप्लीट टर्न ऑफ द थिम्बल इज 0.50 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 लाइंस ऑन द सर्कुलर स्केल। सो अच्छा, ये ना उसने जो बात बताई है ना, वो बताई है लीस्ट काउंट निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ भी एक और चीज़ है कि यहाँ डिवीजन्स 10 थी, मैंने दैट्स वाई लीस्ट काउंट 0.1 लिखा। अगर यहाँ डिवीजन 20 होती तो वो लीस्ट काउंट 0.05 बन जाता। ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, लीस्ट काउंट निकलता है जी हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो अगर नंबर ऑफ डिवीजन्स 10 हो तो 1/10 0.1, दैट्स फाइन। अगर 20 होती हैं तो 1/20 0.05। सो दैट्स वाई ये लीस्ट काउंट कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं कि यार ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, आप इंडस्ट्री में अगर देखें या इवन जो बॉयज़ ने अगर काम कराया खरादिए के पास, वो कैलीपर यूज़ कर रहा होता है, उसके ऊपर जो है कईयों के ऊपर 20 रीडिंग होती है, कईयों के ऊपर 10 होती है। सो कैलीपर की जो रीडिंग है वो मार्केट में वेरी करती है, किसी के पास ज़्यादा एक्यूरेसी वाला है, कोई कम, मतलब 0.1 0.05, नॉर्मली ये दो चलते हैं। यही हाल हमारे पास स्क्रू गेज का भी है, कुछ 100 डिवीजन वाले भी हैं, कुछ ज़्यादातर 50 वाले चलते हैं, तो 50 डिवीजन वाले जो स्क्रू गेज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये उसने क्यों बताई है। अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, वैसे तो आपको पता है लीस्ट काउंट नॉर्मली क्या होता है स्क्रू गेज का, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, बट अगर हमने इसको यहाँ से निकालना हो जो कि वो बता रहा है, तो लीस्ट काउंट हमारे पास किसके बराबर होता है, जो पिच है ना स्क्रू गेज की, उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स के साथ, ये सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो पिच है वो क्या है, सो देखें एक जो हमारे पास सर्कुलर स्केल, जब आप उसको एक टर्न देंगे, एक रेवोल्यूशन देंगे, वो कितना डिस्टेंस आगे को जा रहा है या पीछे को जा रहा है, कितना डिस्टेंस एडवांस कर रहा है, मूव कर रहा है, सो दैट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। वो हमें कितने दी हुई है, 0.50 मिलीमीटर, 0.50 mm, और डिवीजन कितनी है 50। तो यहाँ से हमारा लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर, दैट्स फाइन। ओके, अब आते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। इसकी रीडिंग भी एग्जैक्ट सेम है, हमने जिस तरह यहाँ की ली थी ना रीडिंग, ये वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या किया था, मेन स्केल की रीडिंग को प्लस कर दिया था किसके साथ, वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ, और वो रीडिंग कैसे आई थी, वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट। सेम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रीडिंग है ना, मैं इसको थोड़ा सा राइट पे ले जाता हूँ ताकि यहाँ मेरे पास ज़रा स्पेस बन जाए। यहाँ देखें जी, जो मेरे पास टोटल रीडिंग है ना वो किसके बराबर होगी, या जो फाइनल रीडिंग है वो कैसे आएगी, मेन स्केल की रीडिंग, ये वाला हमारा मेन स्केल है इस केस में। ठीक है, जो फिक्स है, प्लस सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है ना, सी ऐसे लिख रहा हूँ, इसको अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वही सेम फार्मूला, मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, जहां से सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रहा है। तो देखें सर्कुलर स्केल यहाँ तक आया हुआ है, अब देखें ये 0 है, अब ये हाफ दिया हुआ है, ये 0.5 है, 0.5 mm, फिर ये 1 है, सो दैट इज 1 मिलीमीटर, फिर ये 1.5 मिलीमीटर, फिर ये 2 मिलीमीटर, और फिर ये 2.5, और फिर ये 3,
और उसके बाद एक छोटी सी लाइन भी नज़र आ रही होगी आपको, 3 के बाद भी वो लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है 3.5 मिलीमीटर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोज दे रहा हूँ, 3.5 मिलीमीटर वो हमारे पास क्या है जी, डेट इज़ सर्कुलर स्केल रीडिंग। मैं राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आपको पता है माउस के साथ ऐसी ही राइटिंग आती है। सो 3.5 मिलीमीटर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी बुक खोलें और उसके साथ मैच करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताई जा रहा हूँ ये रीडिंग। सो जितना भी आप कोई किसी को सुन लेंगे आपको ये समझ नहीं आने वाला अनटिल एंड अनलेस कि आप खुद बुक खोलें और हाँ रीडिंग देखें, हाँ जी भाई ये रीडिंग है, ठीक है। सो 3.5 है हमारे पास है मेन स्केल की रीडिंग। अब आप निकालेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ठीक है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे आएगी, सिंपल, सर्कुलर का कौन सा नंबर डेटम लाइन से मैच कर रहा है। तो देखें ये हमारे पास 15, दिस इज 16 एंड दिस इज 17। अगर मैं 17 को एक्सटेंड करूं तो जो 17 है वो एग्जैक्टली डेटम लाइन से मैच कर रहा है। सो इट्स मीन सर्कुलर स्केल का जो को इनसाइडेड नंबर दैट इज 17, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके लीस्ट काउंट से, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। सो 17 इंटू 0.1 0.17, 3.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3.67 मिलीमीटर आ जाएगा। तो देखें 2 स्टेप्स में रीडिंग आ जाती है, कितना बड़ा काम है, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे चूज कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेन स्केल में प्लस करना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग को वो कैसे आएगी, जो डेटम लाइन से मैच कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिस्ट करके उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। आगे चलते हैं, 5वें पे आ जाए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट डिफाइंड एज, कि किसी भी मेजरमेंट के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए, दे रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द मेजरमेंट, कि वो किसी भी मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है वो बताते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा ही है, कोई भी मेजरमेंट उतनी ही सिग्निफिकेंट होगी जितने उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब जहां तक वो उसकी एक्यूरेसी कहां तक है, जितने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं जी, लेट्स सपोज मीटर रूल से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मीटर रूल से मेजरमेंट करते हुए हमारे पास जो वैल्यू है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमारे पास आ जाती है 69.2 सेंटीमीटर, किसी भी चीज़ की आ जाती है। तो उस चीज़ की एक्यूरेसी यहाँ तक की है, मैंने कैलिपर यूज़ किया, ठीक है। वैसे सेंस नहीं बनते हुए कैलिपर की इतनी लंबी लेंथ जो है 69.2 तक, जो लाइक नहीं, बट स्टिल ठीक है, 69.25 आ जाता है, वो पॉइंट के बाद 2 दर्जे और आगे चला गया, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए, तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, मतलब जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी एक्यूरेसी है, यहां तक पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक तरह से डेफिनेशन ही है। दूसरे, दे आर द फिगर्स विच आर रीजनली रिलायबल, कि इनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली यही बात है। तीसरा, दे आर द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ अ मेजरमेंट, ठीक है, कि जहां से फर्स्ट डाउट स्टार्ट हो रहा है कि यहां तक हमारे पास जो है ना वैल्यू सारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट तक जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ही है। तो तीनों एक तरह से हम इन तीनों अगर देखें ऑप्शंस को, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के पैरामीटर पूरा उतरते हैं। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 1.6 पे आ जाए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास इज। अब इस मेजर्ड मास में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो यहां देखें 2 5 00 फिर एक 0, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आ रही है, कितने, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कि 6 और 6.0 ये बराबर नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली आप सर ये भी 6 है, ये भी 6 है, ऑब्वियसली ये दोनों 6 ही हैं, ठीक है। बट अगर मैं इनको, अगर हम डीप डाउन बात करें टुवर्ड्स प्रिसीजन, टुवर्ड्स एक्यूरेसी, तो देखें 6 का मतलब है कि मुझे बस यहाँ तक श्योर है कि भाई इसका वैल्यू 6 होगी, या इसको राउंड ऑफ हो सकता है किया हो, इसके बाद का क्या नंबर है मुझे श्योरिटी नहीं। 6.0 का मतलब है कि भाई मुझे इतना ही श्योरिटी कि 6 पॉइंट, जब ये इसके बाद 0 ही आना है, हाँ उससे आगे क्या आता है 1 2 3, मैं वहां तक एक्यूरेट नहीं हूँ, ठीक है। सो 6.00, ये तीनों नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों ये तीनों बराबर नहीं है, मतलब क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि भाई कहां तक आप श्योर हैं, मतलब आपका लास्ट डाउट, मतलब फर्स्ट डाउट कहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स। सो आगे चलते हैं, अब ये बात यहाँ पे आने लगी है, 12 किलोग्राम प्लस
2.02 किलोग्राम प्लस 5.1 किलोग्राम। तो आपने इसको जो है ना वो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के साथ लिखना है। सो यहाँ देखें जी, अब मैं इनको जमा कर लेता हूँ, 12, फिर उसके बाद है जी हमारे पास 2.02 और तीसरा है जी हमारे पास 5.1। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1, सो 12, 2, 14 एंड 5, 19। सो हमारे पास आ गया जी 19.12। तो आप इन तीनों को सम करें तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 19.12 किलोग्राम। बट आपका आंसर क्या होगा? सो देखिए, कोई भी मेजरमेंट, ये बात अगर आप समझ लेंगे ना, अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो आप ये कह लें कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने आने वाले एमसीक्यू और क्वेश्चन है ना, आपको वो समझ लग जाएंगे। सो जुमला सुनिएगा ज़रा, ठीक है। ये इंजीनियरिंग में हमारे इश्तियाक साहब जो है वो अक्सर बोला करते थे कि कोई भी मेजरमेंट उतनी ही सिग्निफिकेंट होगी जितना कि उसका लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट, मतलब जिस फॉर एग्जांपल हमारे पास मेजरमेंट में 5 नंबर आ रहे हैं, तो जिस नंबर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, वो मेजरमेंट वहां तक सिग्निफिकेंट होगी। आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चेक नहीं करना। इसको ना मैं आपको एक जुमले में समझाता हूं। आपने एक प्रोवर्ब है कि अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स द वीकेस्ट लिंक, कि एक चेन जो है ना वो सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसका वीकेस्ट लिंक मजबूत होता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक चेन है हमारे पास, उसमें से उसका एक हिस्सा है, लेट से वो कहता है कि वो 100 मेगा पास्कल का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है और एक 50 का कर सकता है। तो चेन की स्ट्रेंथ क्या है? चेन की स्ट्रेंथ 100 मेगा पास्कल नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर लोड डालते हैं 70 मेगा पास्कल का, तो 50 वाला वो टूट जाएगा, ठीक है। तो 100 वाला बरकरार भी है, लेकिन चेन तो टूट गई। तो चेन कितनी मजबूत है? कोई भी चेन उतनी ही मजबूत होगी जितना कि उसका वीकेस्ट लिंक मजबूत होगा। तो कोई भी मुल्क कितना अमीर होता है जितना कि उसका गरीब अमीर होता है। जितनी उसके गरीब की जो है ना वो कह लें कि बाइंग पावर है, उस मुल्क की जो कह लें कि एक्चुअल आप स्ट्रेंथ कहें, वो उसको वो डिफाइन कर रही होती है। तो स्ट्रेंथ के लिए आप अपर को नहीं देखते, आप लोअर को देखते हैं कि भाई कोई भी टीम कितनी मजबूत है जितना कि उसका जो वीकेस्ट लिंक है वो मजबूत है। सो यही चीज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर है कि कोई भी मेजरमेंट कितनी सिग्निफिकेंट है जितना कि उसका सबसे कम सिग्निफिकेंट हिस्सों वाला सिग्निफिकेंट है। लाइक अगर एक मेजरमेंट में यहाँ देखें, इधर हमारे पास जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 12 में 2 हैं, इधर 3 है और इधर भी 2 हैं। तो जो फाइनल आंसर है वो कितना सिग्निफिकेंट होगा? वो भी अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। उसे हम जो 3 है वहां तक लेके नहीं जाएंगे। सो 19.12 को आप राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो आपका आंसर आएगा 19, ठीक है। सो अगर बात समझ नहीं आई तो मैं कौन सा क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से इसको सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बहरहाल हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 19 किलोग्राम, ए ऑप्शन, ठीक है। सो अगेन जस्ट जितने कम से कम सिग्निफिकेंट हिस्सों वाला जो हिस्सा है ना, आपने वहां तक आंसर रिपोर्ट करना होता है। जो फाइनल बात है वो यही है। 1.8 पे है द आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली सेम वही रूल, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस करें और जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला है उसके तक आपने आंसर रिपोर्ट करना है। मैं इसको जरा माइनस करता हूँ, 1.126 माइनस 0.97268। तो जनाब ये आंसर आ रहा है 0.1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.15332, ठीक है। तो ये तो हमने कैलकुलेटर से आंसर निकाली, डेट्स फाइनल। अब हम आते हैं इसे राउंड ऑफ की तरफ, सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाते हैं। सो देखें, पहली वाली रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 4 हैं और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। तो आपका आंसर कितना सिग्निफिकेंट होगा? 4 तक। जो कम वाला है उसको देखना है, वीकेस्ट लिंक को देखना है, ठीक है। सो 4 है। आपने देखना है इन ऑप्शन में से किसके जो है ना वो 4 तक आ रही है। खैर यहाँ देखें 0.153, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा ना 0.153। जो 3 2 है उसको हम हाँ, अगर यहाँ पे 3 की बजाय लेट्स सपोज 7 8 होता तो हम इसको एक इसमें प्लस कर देते, राउंड ऑफ कर लेते, लेकिन चूंकि वो 5 से कम है हम इसको राउंड ऑफ भी नहीं कर रहे, ठीक है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 0.153 अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा आंसर होगा। सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट
टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिंपल कैलकुलेटर निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आ रहा है उसको सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लें। सो 2.8723 मल्टीप्लाई 1.6, सो दिस इज 1.6, सो दिस इज 4.59568। ठीक है जी। अब देखें पहली वाली वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरी वाली में सिर्फ 2। तो आपका जो आंसर है वो सिर्फ 2 तक सिग्निफिकेंट होगा, बाकी सारे को आप इग्नोर करेंगे। सो ये हमारे पास क्या होगा। अच्छा ये मैथ में नहीं अप्लाई करनी चीज़ें, ठीक है, मैथ वाले सारे को एक्यूरेट आंसर चाहिए। सो 4.5 यहाँ तक हमारा आंसर एक्यूरेट है। हाँ इसमें ये चीज़ है कि अगला हिस्सा 9 है तो इसको राउंड ऑफ कर लें, सो इट विल बी 4.6। सो ये हमारा जो है ना वो यहाँ तक हमारा जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट है। सो डी ऑप्शन 4.6। अगेन इन केस ऑफ डिवीजन, सो डिवीजन का जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा क्योंकि इतने हमने कर लिए हैं। सो यहाँ पे जो है आंसर तो मैंने आपको आगे दे ही देना, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। सो डिवीजन में भी यही रूल चलेगा। 11 पे आ जाएंगे 1.11, द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका जो है ना अपने आंसर रिपोर्ट करना है इन द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो दिस इज समथिंग लाइक गुड। सो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ देखें तो पहले तो देखें 100 और 5 को डिवाइड करें, ठीक है। सो 24.4 मीटर ऐसे ही रहने, मल्टीप्लाई करें 100 बाय 5.0। अब देखें वो तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन आप देखें कि अब इसमें वही कि जो हमने इसको रिपोर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो क्योंकि हमारे पास 5 में 5.0 में 2 है, 100 में 3 है, तो 2 तक हमारा आंसर कितना बनते हैं, 20 बनते हैं। दैट्स फाइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 24.4 मल्टीप्लाई 20, 24.4 मल्टीप्लाई बाय 20, सो दिस इज 488। लेकिन ये 488 आंसर नहीं होगा। वजह क्या है, क्योंकि देखें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो हमारा आंसर कहां तक जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर जो है ना 2 डिजिट्स तक वो सिग्निफिकेंट होगा। सो इसका मतलब है कि हम 4 तक श्योर हैं और ये हमारा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो ये तो हमारी सिग्निफिकेंट में नहीं आता। अब 488 का आपने करीब तरीन राउंड ऑफ नंबर देखने हैं, सो डेट इज 490। अब लेट्स सपोज ये 484 होता तो मैं 480 लिखता, ठीक है, क्योंकि 490 जो है ये हमारे पास क्या है जी, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जो 4 और 9 है, हम लाइक यहाँ से 9 हमारा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, सो 0 इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब देखिए आपको अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट लिख देता हूँ ना, अगर हम जो राउंड ऑफ में लिखते होते हैं कि हम लिख देते हैं 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, तो उसमें सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट, उसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जो बाकी है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। खैर 490 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 490 मीटर, तो आप देख लें इनमें से 490 मीटर का आंसर कौन सा है, ठीक है। 4880। अच्छा एक और चीज़, उसने ना यहाँ पे गलती से 0 डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे 0 बनता नहीं है। अगर आप देखें अगर 488 हो तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये चूज़ करने जाएंगे, वो कैलकुलेटर पे करेंगे, ये आंसर आएगा इसको चूज़ कर लेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। ये भी नहीं है 490, तो शायद हम सोच लेते 490 हमारा करेक्ट ऑप्शन था, वो नहीं है। 4.88 मल्टीप्लाई 10⁻3 ये भी नहीं है। हाँ अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ सिग्निफिकेंट फिगर को मैं लिखूँ साइंटिफिक नोटेशन में, सो दिस इज 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। यस आई नाउ आप लोग ऑब्वियसली कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये 488 को 490 क्यों लिख दिया, बट दैट इज द वे इट वर्क्स। हाँ मैं आपको ना इसमें थोड़ी सी एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखें हम फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये वैल्यू आ रही है, मैं आपको लिखता हूँ 3000 मैंने लिखा है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये वैल्यू जो है ना वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सिग्निफिकेंट है। आप इसको मुझे लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप ये नहीं लिख देंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर पहले लिखा जाता है उसकी कंप्लीट वहां तक लिखा जाता है जहां तक वो सिग्निफिकेंट है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ दैट इज 3, ठीक है। सो जो मैंने यहाँ पे 4.9 के बाद 0 नहीं लगाया, उसकी वजह यही है कि ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट इज द मेन रीजन। सो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन।
तो कह रहा है आपने बताना है इनमें से किस पेयर के जो डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। सो देखें 4-5 ही हमारे पास पेयर हैं जिनको नॉर्मली वो एमसीक्यूज में घुमाता रहता है। पहला आपने याद रखना है कि वर्क, टॉर्क, एनर्जी, इन सब के डायमेंशंस क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम की और प्लैंक्स कांस्टेंट इनके डायमेंशन सेम है, वो पूछ लेता है। स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन सेम है। बाकी स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन ये तो डायमेंशन लेस है लेकिन इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। इस तरह के पैरामीटर को घुमा लेते होते हैं। हाँ, इम्पल्स और मोमेंटम का भी जो है ये पेयर फेमस है। तो ये 4-5 पेयर ही जो कि आइडेंटिकल के लिए फेमस है। सो इनको जो है ना लाइक कह लें कि एक तरह से आप मेमोराइज ही रख सकते हैं कि हाँ यार इनकी डायमेंशन सेम आती हैं, ठीक है। बहरहाल निकालने भी है सो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप हर एमसीक्यू पर डायमेंशन निकालने बैठ जाएंगे सो दिस इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। सो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम हमें पता है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट मोस्टली चूंकि अब अभी आपका ये फर्स्ट चैप्टर है सो आपको हो सकता है कि इन दोनों क्वांटिटी से इतनी फेमिलियरिटी ना हो, ठीक है। बट अगर आपने इनके डायमेंशन निकालने हैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमारे पास आता है, इट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर पी। आर हमारे पास एक तरह से अभी के लिए आप रेडियस समझ लें, ठीक है, ये बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और पी हमारे पास है लीनियर मोमेंटम जो कि एम वी के बराबर होता है। सो आप एम वी आर से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए ना आपने 9th क्लास में बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। सो यहाँ से जो एच है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वो किसके बराबर है, एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी के। सो एनर्जी की डायमेंशन भी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी की पता है पर सेकंड। सो वहाँ से आप इसको जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं, दोनों की सेम आएगी, दैट्स श्योर। आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स आपने पढ़ा ही हुआ है, दैट इज बेसिकली सेकंड नेम ऑफ टॉर्क। सो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास टॉर्क ही है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास ना, जब एंगुलर मोमेंटम का एक पूरा सर्कुलर मोशन का चैप्टर आएगा उसमें। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बेसिकली हमारे पास जो है ना इसका जो यूनिट है होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इसका फार्मूला है। सो यहाँ से इसकी डायमेंशंस डिफरेंट है, ये एक अलग क्वांटिटी है। और मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता है कि हमारे पास फोर्स इंटू लेंथ होता है। सो यहाँ से इसके डायमेंशंस डिफरेंट आएंगे। सो जो सी पेयर है ना, सी ऑप्शन है, इनकी जो हमारे पास डायमेंशंस है दीज आर नॉट आइडेंटिकल। लास्ट पे है इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स से भी शायद फेमिलियरिटी ना हो, ये भी कह लें एक तरह से मोमेंटम में सडन रेट ऑफ चेंज का ही, सडन चेंज का ही नाम है। सो इसकी और इसकी डायमेंशन भी सेम ही है। इम्पल्स का भी फार्मूला वही होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, एफ इंटू टी। और मोमेंटम हमारे पास पी इज इक्वल टू एम वी। सो यहाँ से आप डायमेंशन लिखेंगे एम की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और इसे एम एल टी में लिख लें, इसको भी एम एल टी में लिख लें। सो इन दोनों के डायमेंशन भी हमारे पास जो हैं वो सेम ही आएंगी। आई नो कि मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा बाईपास किया है, लाइक बता दिया कि इनके डायमेंशन ये आएंगे, आपको निकालने के लिए दिया है, बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप इसको ज़रा खुद से ट्राई करें। हाँ, आगे कोई डायमेंशन के जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनको मैं ऑब्वियसली आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। 1.14 पे आ जाएं जी, ठीक है। दिस इज लाइक समथिंग कह लें कि एक तरह से अच्छा एमसीक्यू है क्योंकि उसने हमें 0 एरर के साथ इसको दिया है। तो 14th एमसीक्यू है हमारे पास, द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर, कि ये जो आपको दो फिगर्स दी गई हैं ये सेम वर्नियर कैलिपर की हैं। फिगर 1 शोज द रीडिंग व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड, कि फिगर 1 वो है जब हमारे पास कैलिपर अपनी इनिशियल स्टेट में है, यानी हमने जॉज क्लोज किए हुए हैं। वाइल द सेकेंड फिगर शोज द एक्चुअल रीडिंग, जो सेकंड फिगर है वो हमारे पास एक एक्चुअल रीडिंग बता रही है कि जब हम अपने सॉलिड सिलेंडर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। सो आपने जो है ना हमें जो सिलेंडर की लेंथ है वो आपने बतानी है, ठीक है। सिंपल इसमें है, आपने करना क्या है, जो पहली फिगर है आपने इसको देखते हुए निकालना है कि आया कि इसमें कोई जीरो एरर तो मौजूद नहीं है। जीरो एरर हमारे पास होता क्या है, बेसिकली जीरो एरर हमारे पास हम उसे कहते हैं कि जब हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली मैच ना कर रहे हो। तो देखें अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूं, सो देखें ये है हमारे पास मेन स्केल का जीरो और ये है वर्नियर स्केल का जीरो, ये मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस कैलिपर के अंदर जीरो एरर मौजूद है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अगर तो वर्नियर का जीरो आगे निकला हुआ है सो डैट इज पॉजिटिव एरर, और अगर वर्नियर का जीरो पीछे रह गया है सो डैट इज नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास ये जो जीरो है वो आगे निकला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर मौजूद होगा। पहली बात तो ये होगी। उसको निकालना कैसे, कितना मौजूद है, तो आपने देखना है फिर कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है। सो जीरो तो नहीं कर रहा, ना 1 कर रहा है, ना 2, ना 3, ये
फोर्थ जो है ना वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। समवट 3 भी लग रहा है बट 4 जो है ना वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। सो हमारे पास जो फोर्थ रीडिंग है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो आपने इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। कितना लीस्ट काउंट है इसका, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। सो 4 इंटू से हमें आंसर किस में रिपोर्ट किया हुआ है, आंसर है सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं 0.01 सेंटीमीटर। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास, हाँ प्लस भी साथ लगा लें कि हमारे पास ये जीरो एरर की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाईजान जो ये वाला कैलिपर है ना ये हमें प्लस 0.4 एक्स्ट्रा बता रहा है। तो आपने जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है ना, आपने उसमें से ये 0.04 माइनस करना है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि करेक्शन जो है वो कैसे होगी, करेक्शन होगी कि वो हमें कितना उसने ज़्यादा या कम बताया है। देखिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए आपको ये वायरिंग मशीन लेके आए, आपने लेट्स सपोज कि वो वेट मेयर करती है, ठीक है। अब वो हमें 100 ग्राम एक्स्ट्रा बताती है हर दफ़ा, तो क्या वो हम मशीन तोड़ दें या मशीन फेंक दें कि यार ये तो ख़राब है, नहीं। इसका मतलब ये कि वो हम उसको कैलिबर कर सकते हैं ना कि देखें अगर हम उससे 1000 ग्राम मेयर कर रहे हैं वो हमें 1100 बताएगी, अगर हम 2000 कर रहे हो हमें 2100 बता रही है। तो इसका मतलब है कि हम कोई भी रीडिंग लेंगे हम उसमें 100 ग्राम माइनस कर देंगे, भाई ये इसकी एक्चुअल रीडिंग है। सो इस तरह से हम इसकी करेक्शन कर रहे हैं उस वेट मेजरिंग मशीन की। सेम ये कॉन्सेप्ट कैलिपर का है कि कैलिपर जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज और मतलब कि प्रिसाइज मशीनरी बनाती हैं। तो अब मशीन में कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, जीरोज में ऑफसेट आ सकता है, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल, ठीक है। इतनी जो है वो एरर की गुंजाइश तो होती ही है। अब क्या वो कंपनीज वो वर्नियर कैलिपर सेल ही ना करें कि यार इनमें तो एरर मौजूद है, ये तो ख़राब है? नहीं, वो ख़राब नहीं है, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि यार इनमें जीरोज का ऑफसेट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमें कुछ ज़्यादा या कुछ कम बता रहा है, उसको आप रेक्टिफाई कर लें। अगर हमें ज़्यादा बता रहा है उतनी वैल्यू कम कर लें, अगर हमें कम बता रहा है नेगेटिव जीरो एरर है तो उतनी वैल्यू प्लस कर लें, दैट इज सिंपल, ठीक है। सो हमने जो इस कैलिपर में एरर निकाला है दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो फाइनल रीडिंग है हमने उसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं फाइनल रीडिंग। तो देखें ये है जीरो हमारे पास फाइनल रीडिंग का, उसके उसके वर्नियर स्केल का। सो ये कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास ये जो एग्जैक्टली मैच कर गया है, ये तो 3.3 पे आ गया। तो हम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रीडिंग का फार्मूला कि हमारे पास जो टोटल रीडिंग है किसके बराबर होती है, मेन स्केल रीडिंग, ये एक तो एम बी मेन स्केल रीडिंग प्लस इसमें हम यहाँ पे किसको प्लस करेंगे, प्लस हम करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब देखें जो मेन स्केल है वो कहाँ पे आ गया हमारे पास, 3 तक उसकी हमें श्योरिटी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.30 सेंटीमीटर प्लस जो वर्नियर स्केल है उसकी तो उसका तो फर्स्ट जीरो ही मैच कर गया, तो ये रीडिंग हमारे पास जीरो आ जाएगी बिकॉज आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो तो जीरो रहेगा, ठीक है। आई होप कि मेरी पिक्चर यहाँ पे नहीं खराब कर रही, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो 3.30 प्लस जीरो, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा इस केस में 3.30 सेंटीमीटर इस सेकंड वाली फिगर का। लेकिन चूंकि हमें पता है कि इसमें जीरो एरर मौजूद है, तो अगर मैं इसकी जो करेक्टेड रीडिंग है वो लिखूंगा वो कैसे आएगी कि मैंने 3.30 में से 0.04 माइनस भी करना है। ये जो जीरो एरर का 0.04 है ये मैंने माइनस भी करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माई आंसर विल बी 3.26 सेंटीमीटर। सो आप देख लें इनमें से कौन सा आंसर जो है वो आपके आंसर से मैच कर रहा है। सो डैट इज द ए ऑप्शन 3.26 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा एमसीक्यू था कि उसने आपको पहले जो जीरो एरर है वो निकालना सिखा दिया, बाद में आपने उसको जो है उसको रेक्टिफाई करके आंसर रिपोर्ट कर दिया। 15th एमसीक्यू है द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन्स, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो क्या बताता है, प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना बारीक बीन है, गैस कहाँ तक मेजर कर सकते हैं वो हमें यही बताता है। एक्यूरेसी, देखिए एक्यूरेसी डिपेंड करती है वो कितनी चीज़ सही है, हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट ही हमारे पास जो है लाइक ख़राब हो। सो एक्यूरेसी इज़ नॉट द थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू लीस्ट काउंट, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि आप उससे नॉर्मली यही होता है कि जितनी मतलब कि प्रिसीजन ज़्यादा होगी, इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा, उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा हो सकती है, बट दैट इज़ ऑन द फाइनल रूल। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो हमारे पास जो इसमें मेन है वो प्रिसीजन है, वही
इसका फाइनल आंसर है कि लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा, या लीस्ट काउंट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की हमें प्रिसीजन बताता है कि वो कितना बारीक पिन है। 16 पे आ जाए। अ मेजरिंग टेप हैज़ बीन ग्रेजुएटेड विद द मिनिमम स्केल्ड डिवीजन ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, कि एक जो मेजरिंग टेप है ना उस पर हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर की डिवीजन की गई है, ठीक है। 0.2 फिर 0.2 यानी कि 0.4 0.6 इस तरह डिवीजन की गई है। तो आप बताएं द अलाउड रीडिंग यूजिंग दिस टेप में भी, तो इनमें से कौन सी रीडिंग इस टेप से ली गई है। तो देखें सिंपल सी बात है कि अगर आपने इस टेप से रीडिंग ली है तो आपकी वैल्यू वही आएगी जो इस टेबल के ऊपर आ रही है। तो 80.5 सेंटीमीटर टेबल में नहीं आ रहा, 2 के टेबल में या 0.2 के टेबल में, ठीक है। तो वो तो ये तो वैल्यू अब इसे मेजर नहीं कर सकते, सो दैट इज रॉन्ग। 80.6 इसके चांस हैं क्योंकि वो 0.2 0.4 0.6, तो दैट इज पॉसिबल। 80.6 इतने तो इसकी एक्यूरेसी ही नहीं है, और 80.7 ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 80.6 सेंटीमीटर, कि भाई यही वो रीडिंग है जहाँ तक आप मतलब इस लीस्ट काउंट वाले टेप के साथ मेजर कर सकते हैं। सो जी ये थे हमारे एमसीक्यूज। अगर आपने इनके आंसर्स देखने हैं फाइनल, सो ये आंसर्स यहाँ पे रिपोर्ट किए हुए हैं। अब हम चलते हैं जी अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं ये वाले आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल हैं। बेस यूनिट्स क्या हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, इनको डिफाइन कर दें, लीस्ट काउंट को क्या होता है, ये चीज़ें। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू कैन फाइंड डायरेक्टली द आंसर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो इनको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ये वाले CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इनको हम डिस्कस करते हैं। इनके मैंने आंसर्स भी डिटेल में जो है यहाँ पे वो आंसर्स लिखे हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर में टू द पॉइंट आपको जो है मार्क्स तक जो मतलब कि एग्जामिनर पढ़े कि हाँ इसने मेन पॉइंट लिखा हुआ है, उस तरह से इन आंसर्स को लिखा गया है। सो दैट्स वाई जो है अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से याद कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप किसी भी मार्केट में जो हेल्प बुक मौजूद है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। मेन जो है ना वो चीज़ है कि आपका आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है। ये कहना कि इस बुक से किया, इस बुक से किया, ये चीज़ें जो है ये मैटर नहीं करती, आंसर की एक्यूरेसी मैटर करती है, वो कहीं से भी किया हुआ। सो पहला क्वेश्चन है जी, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम एंड द मोल। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के आप देखें हम इसका यूनिट मोल पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और मैस भी किलोग्राम, मैस का यूनिट किलोग्राम है। तो कह रहा है कि एक ही चीज़ है किसी सब्सटेंस की अमाउंट, उसको हम मोल से मेजर भी कर रहे हैं, उसको हम किलोग्राम से भी कर रहे हैं। तो 2 यूनिट्स क्यों बनाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात है कि अगर तो हमें मैटर की जो क्वांटिटी है वो देखनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, कितना मैटर मौजूद है। नॉर्मली फिजिक्स जो मतलब कि हम इस फिजिक्स में से ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि उस सब्सटेंस में पार्टिकल्स कितने हैं, लाइक उसमें जो है हमारे पास एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, सो उसके लिए हम मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर मोल मतलब एक ही चीज़ के 2 डिफरेंट चीज़ों का एक मोल है, लाइक एक वाटर का मोल है और एक हमारे पास जो है NaCl सोडियम क्लोराइड का मोल है, ठीक है। दोनों के मोल्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे, दोनों का वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। आपको पता है कि जो वाटर का मोल है वो 18 ग्राम का है और NaCl का ऑलमोस्ट 59 ग्राम का है। तो दोनों का वेट डिफरेंट है लेकिन दोनों में पार्टिकल सेम है। तो अगर आपको पार्टिकल्स की तादाद निकालनी है तो उसके लिए हम जाते हैं किसके साथ, मोल के साथ। नॉर्मली केमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। और अगर आपको मैटर की क्वांटिटी निकालनी है तो हम जाते हैं किलोग्राम के साथ। 1.2 पे आ जाए। 3 स्टूडेंट्स measured the length of a rod with a scale on which minimum division is 1 millimeter। 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रीडिंग मेजर की है, तो जो लीस्ट काउंट है उसका कितना है 1 मिलीमीटर, यानी कि अगर मैं इसको मीटर में लिखूं सो दैट इज 0.001 मीटर। तो यहाँ तक ही वो वैल्यू बता सकते हैं, सर वैल्यू नहीं बताएगा वो। एंड रिकॉर्डेड, उन्होंने 3 रीडिंग्स रिकॉर्ड, मतलब तीनों ने एक रीडिंग हमें रिकॉर्ड करके बता दी है। तो आपने बताना है कौन सी रीडिंग करेक्ट है। तो देखिए अगर मैं आऊँ फर्स्ट की तरफ 0.4235, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये चला गया पॉइंट के बाद 4 तक, तो ये पॉइंट के बाद 4 तक तो हमें बता ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये उसकी प्रिसीजन से ज़्यादा बता रहा है। 0.42 ये उसकी प्रिसीजन से कम बता रहा है, मतलब एक हिस्सा कम बता रहा है। सो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगले पे हैं 0.424, ये वैल्यू एग्जैक्टली उसके लीस्ट काउंट से कोइंसाइड कर रही है कि हाँ जितना लीस्ट काउंट है उतने नंबर्स तक इसका आंसर सिग्निफिकेंट, इसने हमें बताया। सो जो एक्चुअल मतलब थ्योरेटिकली हमें जो कह लें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट, देखिए रीडिंग तो आप एक्चुअली देख के बताएंगे ना किसकी रीडिंग सही है, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं तो हम लीस्ट काउंट देखेंगे और हम उनकी वैल्यूज़ की रिपोर्टिंग देखेंगे। तो हम उस लिहाज से जो है ना बता रहे कि तो स्टेटमेंट को देख के
जो तीसरा बंदा है उसका जो आंसर है वो सही लग रहा है, ठीक है। आगे आ जाए 1.3 के ऊपर, वाई इज द किलोग्राम नॉट ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस, कि जो मैस का जो यूनिट है वो ग्राम क्यों नहीं है, किलोग्राम क्यों रखा हुआ है, कि हमने एक प्रीफिक्स साथ क्यों लगाई हुई है, ठीक है। सो देखिए इसकी नंबर ऑफ रीजंस है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना डिफरेंट रीजंस लिखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है जी हमारे पास हिस्टोरिकल रीजन, के हिस्टोरिकली देखें तो 1901 के अंदर ही जो है ना दुनिया ने किलो का जो स्टैंडर्ड है वो मुकर्रर कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक नाम लिखा हुआ है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम, आईपीए के। ये एक बेसिकली हमारे पास एलओए था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं फिर हम इसके ऊपर आते हैं, कि जो यूनिट्स हम कहते हैं ना कि जी 1960 में ऐसा यूनिट कॉन्फ्रेंस हुई, साइंटिस्ट बैठे कि भाई अब ये यूनिट इस्तेमाल होंगे, तो क्या बाकी ऑब्सोलीट हो गए? ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ। फीट अब भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपकी जो इंडस्ट्री वो 40 सूत्रों पे रही है, इंचज़ और इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास मिलीमीटर और अभी मीटर ऐसे यूनिट्स इतने आए ही नहीं हैं, ठीक है। सिमिलरली पाउंड्स अभी भी यूज़ होता है, जब भी हम केक की मेजरमेंट देख लें, और भी कई चीज़ें हैं, हम अभी भी फीट, पाउंड्स, बीटीयू इन यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसे यूनिट हमारे पास क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल, के हम यहाँ पे जो है जो एक कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड के साथ टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाएंगे, वो उसके लिए उन्होंने उसको एक तरह से स्टैंडर्डाइज किया। दूसरी बात ये कि मैस का यूनिट किलोग्राम होगा, लेंथ का मीटर होगा, ये कोई उन्होंने ये यूनिट्स नहीं बनाए थे कि यार ये यूनिट है, ठीक है। उन्होंने बेसिकली इन यूनिट्स के जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स किए थे, कि हम ये कहते हैं कि ये 1 किलोग्राम, फॉर एग्जाम्पल हम सब्जी लेने गए हैं, हमने उस पर जो है ना एक तरफ जो है किलो का बोट है और एक तरफ वो वहाँ पे कोई गोभी तोल रहा है, ठीक है। जब दोनों लेवल हो गए, हमने कहा 1 किलो हो गई है, चलें ठीक है। वो जो 1 किलो का बोट है वो आपने किसको वो किसने बताया आपको कि भाई ये 1 किलो का ही है? तो डेट इज द स्टैंडर्ड, कि फ्रांस में मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो प्रीवियस फिजिक्स की बुक थी ना, उसमें चैप्टर के बिल्कुल लास्ट के ऊपर, बुक के बिल्कुल लास्ट के ऊपर एक अपेंडिक्स दिया हुआ था। उस अपेंडिक्स के अंदर ना उन्होंने बेस यूनिट्स की डेफिनेशंस लिखी थी, कि भाई बेस यूनिट मतलब कि डिफाइन क्या कर रहा है, कि 1 किलो के वन क्या होगा। लाइक अगर मैं किलोग्राम की बात करूं कि मैथ का यूनिट किलोग्राम है, अब उनके मुताबिक इट इज़ डिफाइंड एज कि एक प्लाटिनम और इरिडियम का एलॉय है, जिसमें प्लाटिनम 90% है और इरिडियम 10% है, उसका इतना उसका डायमीटर है और इतनी उसकी हाइट है, ठीक है। तो उस सिलेंडर को जो है ना वो उन्होंने मतलब कि फ्रांस में रखा हुआ था, कि भाई जो इसका जो मैस है ना वो 1 किलो है, क्योंकि हो सकता है अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेम ना हो, ठीक है, तो किसी कंट्री में 1 किलोग्राम वो किस तरह मेजर कर रहे होते हैं, किसी में किस तरह, और आज भी होता है डिफरेंट यूनिट्स जो है ना। अब जिस तरह मैं बात करूँ मरले की, तो जो फैसलाबाद में जो मरला चलता है वो चलता है 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से, और लाहौर में चलता है 225 के हिसाब से। तो डिफरेंट, क्योंकि मरला को एक कंसिस्टेंट यूनिट गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज सेट नहीं कर सकी ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स है वो 272 यूज़ कर रहे थे, वो आ गया, ठीक है। फिर पाकिस्तान बनने के बाद लोगों ने ज़रा मरले छोटे कर ले कि नहीं तो ये स्टैंडर्ड हम रख लेते हैं, ठीक है। रीज़न क्या थी, रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि एक ही चीज़ है, उसकी एक्चुअल वैल्यू दो डिफरेंट है, कि फैसलाबाद में मरला आपको मिल रहा है 272 के हिसाब से, लाहौर में आपको मिल रहा है 225 के हिसाब से, तो कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम कोई यूनिट को स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे कि भाई ये चीज़ 1 किलो की है, ठीक है, मैं ऐसे कह देता हूँ लेट्स सपोज सिर्फ मिसाल के लिए कि भाई जितना ये कैलकुलेटर का वजन है ना ये 1 किलो होगा, तो जो सारी दुनिया है वो इस हिसाब से अपना स्टैंडर्ड एडजस्ट करेगी। बिल्कुल यही काम उन्होंने वहाँ पे किया कि 1901 में उन्होंने एक कह लें कि उन्होंने एक चीज़ पकड़ी का भाई ये चीज़ 1 किलो का, तो फिर उन्होंने इसके सैंपल्स भिजवा दी जगह जगह पे कि भाई अपने जो वजन है ना किलो के इस हिसाब से कर लो कि ये 1 किलो होगा, ये नाप तोल का एक पैमाना होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। सो 1901 के अंदर ही जो है ना दुनिया ने किलोग्राम को एस्टेब्लिश कर लिया था कि भाई ये चीज़ 1 किलो की है। फिर इसके डिफरेंट सैंपल्स भिजवाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जब 1960 में बैठे मीटिंग में, मतलब सारे साइंटिस्ट और यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब चेंज करना जो है कि अब तो दुनिया ऑब्वियसली मैथ्स के ऊपर तो स्टैंडर्ड पे ही है, तो हम इसको क्यों चेंज कर रहे हैं। सो डेट्स पे हिस्टोरिकली उन्होंने इसके साथ ही किया कि भाई हम भी ये जो प्लैटिनम इरिडियम का लॉय है इसी को हम मानते हैं, यही एक चीज़, यही 1 किलोग्राम है, और इसके साथ उन्होंने मैथ्स को ही बेस यूनिट जो है उसका वो किलोग्राम ही रखा। दूसरी उन्होंने क्या चीज़ देखी कि भाई उनके नज़दीक जो रीज़न थी वो ये थी कि जो नॉर्मली हमारे पास मैसेज हैं, अगर हम उन्हें ग्राम में ले जाएंगे वो बहुत बड़ी वैल्यूज बताएंगे।
मतलब किसी का वजन देखें 70 किलोग्राम है तो हम 70,000 ग्राम बता रहे होंगे, तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई जो है ना उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि कन्वीनियंट जो है डेली लाइफ में वो हमारे पास किलोग्राम ही है। थर्ड जो रीडिंग थी वो सबसे मेन रीज़न ये थी थर्ड वाली, कि जो किलोग्राम है वो बाकी यूनिट्स को भी डिफाइन कर रहा था। कि देखें, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर ऑब्वियसली 1 न्यूटन हमारे पास क्या होता है, जब 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होता है। 1 जूल क्या होता है, 1 जूल होता है जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर का वर्क कर रही है, और न्यूटन में हमारे पास अगेन वो किलोग्राम आ जाएगा। सो किलोग्राम जो है वो कई ड्राइव्ड यूनिट्स का स्टैंडर्ड बन चुका था, जिसका मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूटन का, जूल का, वोल्ट का। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको छेड़ते हैं, मैथ्स को ग्राम करते हैं, तो आपको इन यूनिट्स को भी रीडिफाइन करना पड़ता। सो डैट्स पे उन्होंने कहा कि भाई गो विद द फ्लो, जाने दो, किलोग्राम जो है ना वही हमारे पास स्टैंडर्ड सही सेट कर रहा है। तो मैथ्स का जो बेस यूनिट है वो डैट विल बी किलोग्राम। आई होप कि रीजन समझ आ गई होगी। 1.4 पे हैं जी, कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर की इक्वेशन देखें, जिसमें हम क्या कर रहे हैं जी, Q और R को प्लस कर रहे हैं और वो P के बराबर है। अब ये क्या है, ये उसने डमी वैल्यूज दी हैं, वैसे P कोई क्वांटिटी नहीं है, Q की क्वांटिटी नहीं है, R भी मतलब कोई क्वांटिटी नहीं है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे R रेडियस है, कोई चीज़ बता रही है, जस्ट उसने एक डमी वैल्यूज लिख दी हैं, डमी सिंबल्स असाइन कर दिए। अब यहाँ बता रहा है कि इफ़ Q एंड R बोथ हैव द डायमेंशंस MLT, कि अगर Q और R की डायमेंशंस MLT है तो P की डायमेंशन क्या होगी। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वही क्वांटिटीज़ जमा होती हैं Q और R, ठीक है, मतलब अगर जमा हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके डायमेंशन सेम हैं, तो जो वही क्वांटिटीज़ जमा होती हैं जिनके डायमेंशन सेम है, और जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आती है वो भी सेम आती है। तो इसका मतलब है जो P की डायमेंशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, दैट विल आल्सो बी MLT। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इन एनी एडिशन इक्वेशन ऑल द टर्म्स मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। जिस तरह आप देखें हम पढ़ते आ रहे हैं जी, सेकंड इक्वेशन मोशन हमने पढ़ी होगी, तो उसमें आप यहाँ पे क्या लिखते थे, सेकंड इक्वेशन मोशन में हम लिखते हैं S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ जी कि भाई इस हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, तो आप डायमेंशन निकालेंगे एक्सेलरेशन की, उसको टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर रहे होंगे। सो उससे बेहतर है आप देखिए कि ये दोनों जमा हो रहे हैं और ये S डिस्टेंस के बराबर आ रहे हैं। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, मीटर, इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, मीटर लेंथ, और इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, मीटर लेंथ। ठीक है, इन सब की डायमेंशन क्या होगी, L। तो एडिशन इक्वेशन में तीनों की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। ठीक है, तीनों की मतलब सबकी डायमेंशंस क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। सो दैट्स वाई सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा कि चूंकि एडिशन इक्वेशन है तो इसका मतलब है तीनों की डायमेंशन सेम है। तो अगर Q और R की MLT है तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जो P है उसकी भी क्या होगी, MLT। दूसरा उसने पूछा था व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI, P के यूनिट्स क्या होंगे ऐसे, मतलब देखें अगर P की डायमेंशन है MLT तो M स्टैंड्स फॉर मैस किलोग्राम, लेंथ फॉर मीटर एंड टाइम फॉर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सेम। थर्ड उसने पूछा था कि इफ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R, कि अगर Q और R की डायमेंशन डिफरेंट होती तो क्या हम P की डायमेंशन फाइंड कर सकते थे, तो ऑब्वियसली नहीं। अगर इनकी डायमेंशन डिफरेंट, ऑब्वियसली बात है कि वो ऐड ही ना हो पाती, तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन क्या हो जाती, डायमेंशनली इनकरेक्ट होती, तो वो इक्वेशन ही सही ना होती। पांचवें पे आ जाए, 1.5 में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इफ इट हैज, कि किसी भी ऐसे लीस्ट काउंट होता क्या है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर क्लॉक में हमारे पास ऑर्स एंड है, जो घंटे बताने वाली सुई है, मिनट्स बताने वाली सुई है और सेकंड बताने वाली सुई है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो देखें जो सेकंड की सुई है वो एक बार जब हिलती है तो हम कहते हैं 1 सेकंड हो गया, तो अगर सेकंड की सुई मौजूद है तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 सेकंड। लेकिन अगर सेकंड की सुई नहीं है तो सिर्फ मिनट की सुई है, तो वो जब मिनट की सुई हिलेगी तो तब हम कहेंगे कि 1 मिनट हो गया। तो जो मिनट की सुई है, अगर सिर्फ ऑर्स की और मिनट्स की हमारे पास जो है वो मौजूद है, तो उसका मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है जी, सेकंड के मौजूदगी में 1 सेकंड, और अगर मिनट हैंड है तो उसमें 1 मिनट। 1.6 है जी, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल, कि हमारे पास एक राउंड पेंसिल है, आपने उसका डायमीटर निकालना है किसके साथ, मीटर रूल के साथ।
तो आप उसको किस तरह निकालेंगे कि जितना कैलिपर की एक्यूरेसी है उतने से आप निकाल लें। सो देखिए हमारे पास तो पहले ही जो पेंसिल है वो क्या है, लाइक फॉर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक पेंसिल, ऑब्वियसली हमारे पास जो पेंसिल है वो यहाँ पे राउंड शेप में है, तो इससे अगर आपने इसका डायमीटर निकालना है तो कैलिपर में तो बड़ा आसान होता है कि आप उसको उसके जोर से फंसाते हैं और बड़ी एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। लेकिन हम इसको अगर चाहते हैं कैलिपर से मीटर रूल से करना, मीटर रूल मतलब सिंपल स्केल से करना, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने एक जो थिन हमारे पास कोई थ्रेड लें, बारीक सा धागा लें, उसको इसके इर्द गिर्द बांध दें। ठीक है, जब धागा हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास नाला पोनी है, ये इसका धागा बना, आपने इस धागे को जो है ना वो यहाँ पे ऐसे बांध देना है। धागा आपने बांध दिया, फिर जब उसका सर्कल पूरा हो जाए वहां से इसे काट लें, ये हमारे पास धागा, वहां पे निशान लगा लें कि ये आ गया। ठीक है, सो जो सर्कल की जो गोलाई है, जो उसका सरकमफेरेंस है, वो आपने फाइंड आउट कर लेना। वो तो बड़ा सिंपल है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 सेंटीमीटर कितना भी आ जाता है उससे। ठीक है, अब आपको पता है कि सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, पाई इंटू डी के। आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में, सरकमफेरेंस किसके बराबर है, 2 पाई आर के। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस का फार्मूला है। 2 आर, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, आर ये कहता है डायमीटर। सो डायमीटर क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई डी। सो ये डायमीटर का हमारे पास आ जाएगा सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी। अगर तो आप लिख रहे हैं रेडियस के टर्म में तो आप लिख लेंगे 2 आर, 2 पाई आर, और अगर आप लिख रहे हैं डायमीटर में तो आप लिख लेंगे पाई डी। सो यहाँ से अगर आप डायमीटर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय पाई। तो सरकमफेरेंस आपके पास आ गया, जो आपने वो लेंथ मेजर की होगी जितनी भी की है। ठीक है, पाई आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.1416, तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। सो दिस इज द कह लें कि ईजिएस्ट वे जिससे आप जो है एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं डायमीटर ऑफ द एनी पेंसिल बाय यूजिंग वर्नियर, बाय यूजिंग मीटर रूल। ओके, हाँ एक चीज़ है कि जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट ही हमारे पास कम होता है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, कैलिपर का है 0.1 मिलीमीटर। तो चूंकि कैलिपर का लीस्ट काउंट ही छोटा है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा ही होगी। आप एग्जैक्ट सेम तो नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा है टू अचीव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी लेने के लिए आप मल्टीपल मेजरमेंट्स लें एंड एवरेज वैल्यू लें, आपको एक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उसकी जो प्रिसीजन है वो उससे कम ही होगी वर्नियर कैलिपर से। तो प्रैक्टिकली मतलब बिल्कुल सेम मेजर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप एक अंदाजन एक अच्छी एक्यूरेट वैल्यू उससे मतलब 1 इंच से कम तक मेजर कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। How would be the readings differ if the screw gauge is used instead of vernier caliper to measure thickness of glass plate? कह रहा है वैल्यूज में किस तरह डिफरेंस आएगा अगर आपने गेज को स्क्रू गेज को यूज किया है इंस्टेड ऑफ कैलिपर। तो देखें जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट चूंकि कम है, मतलब उसका लीस्ट काउंट है 0.01, वो ज़्यादा प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू कैलिपर के। तो जो रीडिंग है वो हमारे पास हो सकता है कि कैलिपर में रीडिंग हमारे पास इतने हिंस से सिग्निफिकेंट आ रही है 2, 3, 4, उससे 1 हिंस से ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट होगी इसके केस में, स्क्रू गेज के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यूजिंग ए स्क्रू गेज विल गिव मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ द ग्लास थिकनेस देन द कैलिपर। वजह क्या है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, कम है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर समझ आ जाएगा। 1.8 पे हैं जी, राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपने जो है ना किसी सॉलिड सिलेंडर की हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी आपको फिगर दिखाई गई है, तो आपने इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो निकालनी है। सो जो लोग तो एमसीक्यूज में हमने जितने भी कैलिपर के एमसीक्यूज किए हैं, आई थिंक 3-4 तो किए ही हैं, तो अगर वो देख के आ रहे हैं तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अब तो बिल्कुल कह लें कि आपके लिए एक आसान सी चीज़ है, आपने इसको ज़रा खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और सोल्यूशन से मैच करें। बाकी मैं आपको इसको फिर करवा देता हूँ। यहाँ देखें जी, इसमें उसने एक चीज़ बताई है कि इसमें जो है ना ज़ीरो एरर, वो है हमारे पास प्लस 0.02 सेंटीमीटर, कि इसमें प्लस 0.02 सेंटीमीटर का ज़ीरो एरर मौजूद है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो एंड वाली बात है। अभी इसको देखते हैं, यहाँ देखें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ देखें 2.5 यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, डेट्स फाइन। जो ज़ीरो है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जो कि 7 से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है। इसका मतलब क्या है, जो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, वो होगी 2.6 सेंटीमीटर। डेट्स फाइन। फिर आगे देखें कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो 9th रीडिंग है ना, अब देखते जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 9th रीडिंग एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या होगी, 9th रीडिंग के 9वां नंबर, मतलब n हमारे पास 9 आ जाएगा।
लीस्ट काउंट क्या है, क्योंकि 10 डिवीजन हैं तो 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज़ीरो एरर की, तो चूंकि उसने हमें कहा है कि इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम एंड वाले आंसर से माइनस कर देंगे, तो नेगेटिव हम उसमें उसकी रेक्टिफिकेशन नेगेटिव में होगी। सो अब देखें सिंपल फार्मूला, मेन स्केल की रीडिंग में वर्नियर स्केल की रीडिंग को प्लस करें, यानी कि वी एस इंटू लीस्ट काउंट प्लस कर लें और उसमें से ज़ीरो एरर को प्लस कर लें। ठीक है, प्लस करने से मराद ये नहीं कि जीरो प्लस करेंगे, जीरो की जो एक्चुअल वैल्यू वो भी आपने देखनी है कि जीरो करेक्शन है वो नेगेटिव है। सो एम एस 2.6 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट 0.01, वर्नियर स्केल की रीडिंग 9 और जो जीरो एरर है ये हमारे पास बाय सेल्फ नेगेटिव है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.67 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज, कि एक स्क्रू गेज का जो हमारे पास स्केल है सर्कुलर स्केल है उस पर 50 डिवीजन है, तो एन हमारे पास कितना आ गया 50। इफ द हेड ऑफ द स्क्रू इज गिवन 10 रेवोल्यूशन, कि हमने उसे 10 बार घुमाया है तो कितना आगे गया है 5 मिलीमीटर। ठीक है, और देर इज आल्सो जीरो एरर, आई थिंक मैंने स्टेटमेंट थोड़ी गलत लिख दी है। हाँ, यहाँ पे ना कुछ था, मैं ज़रा एक दफ़ा इसको देख लूँ। देयर इज़ आल्सो जीरो एरर एज, वो एंड नहीं था, वो यहाँ पे एंड लिखा हुआ एज लिखा है। एज द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द डेटम लाइन एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल आल्सो द डेटम लाइन। आई डोंट नो ये मैंने यहाँ पे क्या रीडिंग क्वेश्चन में लिख दी है, मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि देयर इज़ आल्सो अ ज़ीरो एरर, इसमें ज़ीरो एरर भी मौजूद है। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, जो PDF है ना उसको जो आपको लिंक दिया गया। एज द डिवीजन सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द डेटम लाइन एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द डेटम लाइन। सो कह रहा है कि इसमें ज़ीरो एरर भी मौजूद है। कैसे मौजूद है कि जो सर्कुलर स्केल की जो दूसरी डिवीजन है ना वो डेटम लाइन से मैच नहीं कर रही। जीरो एरर कब आता है, कैलिपर में कब आता है, जब मेन स्केल का जीरो और जो वर्नियर स्केल का जीरो मैच ना कर रहे हो। लेकिन इस केस में कब आएगा, इस केस में जब डेटम लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो वो मैच ना कर रहे हो, और वो कह रहा है कि वो बिलो है, जो डेटम लाइन जो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल का जो है जो सेकंड डिवीजन है वो डेटम लाइन से कोइंसाइड कर रही है, और जो एक्चुअल जीरो है सर्कुलर स्केल का वो हमारे पास क्या है डेटम लाइन से नीचे है। सो यहाँ पे आप आए इसके सोल्यूशन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी पिच निकालेंगे। हम पिच किस तरह निकालते हैं जी, कि एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस मूव पर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आप देखिए कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मिलीमीटर, कितनी रेवोल्यूशन में किया 10 में किया, तो 5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10, तो अगर आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे सो 0.05 ये आपकी क्या आ जाएगी पिच की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दूसरे पे है लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट जो है वो आप कैसे निकालते हैं, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो 0.5 mm की पिच है और 50 उसकी डिवीजन है, सो 0.5 डिवाइड बाई 50 हमारे पास कितना आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। सो दैट इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना होता, जब आपको ये बातें बता रहे हैं तो आपने इसको निकाल के करना है कि हाँ भाई 50 डिवीजन है, 0.5 mm की पिच है, तो आपने उससे लीस्ट काउंट निकालना है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं जी हम उसकी रीडिंग की तरफ। तो देखिए 5, 5.5, 6 और 6.5, सो इसका मतलब है 6.50 मिलीमीटर ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ चुकी है। आगे देखिए कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो देखिए दिस इज 25, 26, 27, 27th लाइन मैच कर रही है, तो 27th रीडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी सर्कुलर स्केल की रीडिंग। फिर आगे उसने ये कहा कि चूंकि जीरो डेटम लाइन से बिलो है, सो इसमें हम जब भी जीरो डेटम लाइन से नीचे होगा इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर जीरो ऊपर है तो उसका मतलब है वो है नेगेटिव जीरो एरर। तो अगर जीरो एरर पॉजिटिव है इसका मतलब है, क्योंकि दूसरी रीडिंग कोइंसाइड की है ना, सो 2 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 दैट इज 0.02 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि उसमें 0.02 मिलीमीटर का जीरो एरर मौजूद है। तो अगर इतना जीरो एरर पॉजिटिव है तो आप फाइनल आंसर में से इतना माइनस करेंगे तो फिर आपका आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो जीरो करेक्शन है GC है वो हमारे पास कितनी होगी -0.02। बाकी ये सिंपल फार्मूला है कि मेन स्केल की रीडिंग में लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल प्लस करें और फिर जीरो करेक्शन को प्लस कर दें, तो 6.50 बाकी ये वैल्यू, और चूंकि जीरो करेक्शन बाय सेल्फ नेगेटिव है तो इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
प्लस 0.27 माइनस 0.02, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.75 मिलीमीटर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट पिच निकाली, फिर लीस्ट काउंट निकाल लिया, मेंस की रीडिंग निकाली, फिर उसके बाद हमने जो सर्कुलर स्केल उसकी रीडिंग निकाली, लास्ट पे टोटल रीडिंग निकाल के उसको जीरो करेक्शन से प्लस माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने एमसीक्यूज में काफ़ी प्रैक्टिस की है, सो आई होप कि ये आपके लिए आसान होगा। स्टिल इसमें अगर कोई मुश्किल हो सो आप मुझे वीडियो कमेंट में बता सकते हैं। मेरा प्लान ज़रूर है कि इंशाल्लाह जो है हम सेपरेट जो डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं इन जो टॉपिक्स चैप्टर के दरमियान आ रहे हैं उनके लिए भी बनानी है, तो इंशाल्लाह फिर हम उसे इसमें मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। वट डू यू मीन बाई अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कि किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी से क्या मुराद है? गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दें। सो देखें जी, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एम एल टी उसका क्या होता है? जीरो, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। ये कब बनती है? जब दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो होती है। ठीक है, जिस तरह देखें मैंने यहाँ एग्जांपल दी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर आप देखें n इज इक्वल टू सी बाई वी, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, n इज इक्वल टू सी बाई वी। सी भी क्या है? स्पीड है, v भी क्या है? स्पीड है। तो दोनों के यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है इसकी डायमेंशन क्या आएगी? m जीरो, l जीरो, t जीरो। ये जस्ट एक नंबर होता है। ठीक है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? जो सिर्फ एक नंबर होता है। आगे आ जाए जी, नेक्स्ट है जी, फिर स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ गया जी कि स्टूडेंट ने स्क्रू गेज से मेजरमेंट करा है, इसको हम पढ़ लेते हैं जी। अ स्टूडेंट यूजेज अ स्क्रू गेज टू डिटरमिन द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर, कि एक स्टूडेंट ने ना पेपर की थिकनेस मालूम करनी है, तो उसके लिए जो है वो स्क्रू गेज को यूज़ कर रहा है। द स्टूडेंट फोल्ड द पेपर 3 टाइम्स, कि बच्चे ने 3 दफ़ा पेपर रोल कर दिया। देखिए, अब आप जब पहली दफ़ा रोल करते हैं तो 2 लेयर्स बन जाती हैं उसकी, जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो 4 लेयर्स बन जाएंगी, फिर अगर तीसरी दफ़ा रोल करें तो उसकी कितनी लेयर्स बन जाएगी? 8 लेयर्स बन जाएंगी। इसका मतलब है कि वो 8 लेयर्स की रीडिंग ले रहा है। ये ज़रा ये चीज़ याद रखनी है, ये इसमें एक मेन पॉइंट है। ठीक है, कि जब पेपर को फोल्ड किया 2 लेयर्स, फिर फोल्ड किया 4, फिर फोल्ड किया 8, तो उसने फिर उस 3 दफ़ा फोल्ड किए हुए पेपर को किस में रखा? स्क्रू गेज में रखा, फिर उसकी रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो वो रीडिंग हमें फिगर में दिखाई गई है, तो आपने लेनी है। सो देखें जी, सिंपल है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ देखें, ये 0, ये 0.5, ये 0.5, फिर ये 1। ओके, सो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो क्या आ गई? 1 मिलीमीटर, या एक्यूरेसी बोलूँ तो 1.00 मिलीमीटर। यहाँ प्लस कर लेंगे जी किसको? हम अभी देखें सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आती है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो देखें 25, यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब फिगर बुक में जो इतनी क्लियर नहीं है, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अजीब सी है। अब पता नहीं 26 कौन साइड कर रहा है कि 27 कर रहा है, बट चूंकि 26 थोड़ा ज़्यादा करीब लग रहा है, मैं 26 को चूज़ कर रहा हूँ। तो जो 26 वाली लाइन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो 26 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.01, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1.26 मिलीमीटर। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। लीस्ट काउंट 0.01, मेन स्केल 1.00 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल 26, तो टोटल रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई? 1.26। बट जस्ट एक इसमें है कि ये रीडिंग है 8 लेयर्स की, तो आपने इसको 8 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास एक लेयर की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, 0.16 मिलीमीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है जी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राइट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन, कि इन नंबर्स को जो है ना वो राउंड ऑफ करें और सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मतलब कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने राउंड ऑफ करना है और एंड पे आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर लिखना है। सो देखिए 0.02055, तो अगर मैं 3 तक लिखूं तो 0.0, अब यहाँ पे 3 लिखा था। सो अब ये देखें, यहाँ पे ना हमारे पास एक, आपने अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े तो जीरोज लेफ्ट साइड पे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो राइट साइड के जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सो यहाँ पे हमारे पास 0.0, ये तो नहीं, 205, यहाँ तक हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं, 0.0205। लेकिन उससे जो अगला नंबर है वो 5 है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.0206। फिर अगर आपने इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो आप करेंगे 2.06, पॉइंट आप यहाँ पे ले आए, और चूंकि आपने राइट साइड को मूव किया है तो 10⁻⁻2 भी आ जाएगा। सेम केस है इसके साथ 466, 5.5, 3 तक अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ तक देखें 466 तक हमारा जो आंसर है
ओके, यहाँ तक हमारा जो आंसर है ना, दैट इज़ यू कैन से सिग्निफिकेंट आंसर। यहाँ पे मैंने 3 फिगर बने थे और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो देखें जब आप 65 को राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4 6 65। अगर 64 होता तो हम जाते हैं किसकी तरफ, हम लाइक टूवर्ड्स 60 जाते हैं, बट क्योंकि 65 है तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स 70। सो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 4670 तक। और अगर आप इसको लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। सो ये हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इन कन्फ्यूजन है इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अब हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल्स की तरफ। चैप्टर नंबर 1 के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इनका जो सोल्यूशन एक तरह से कह लें कि बिल्कुल पर्टिकुलर सोल्यूशन कि आप किसी टेक्स्ट बुक से जो है ना वो देखना चाहते हैं, हेल्पिंग बुक से, ये बेसिकली स्कॉलर्स का जो है ना ये पीडीएफ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम इसका साथ साथ अभी सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। सो हम नोट्स के अंदर भी इसको लिखते जाएंगे। थोड़ी बहुत आपको पता है कि हैंड राइटिंग लाइक इतनी साफ़ नहीं आती, सो डेट्स अगर आपने बाद में पढ़ना है तो आपको नोट्स उतने लाइक कह लें कि ठीक नहीं लगते आपको। होता है कि ज़रा एक विजुअली अपीलिंग पीडीएफ हो। सो डेट्स वाई मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा और जो हम नोट्स साथ साथ लिखेंगे उनका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं जी। 1.1 है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस इन लाइट ईयर्स। ठीक है, कि जो हमारे पास माहिर फल्कियात हैं या जो स्पेसिस से डील करते हैं, वो जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में या किलोमीटर्स में नहीं बताते, वो किस में बताते हैं, लाइट ईयर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने ऐसा नहीं करना कि कोई कम फासले को डिस्कस करना है। प्लैनेट्स के दरमियान, स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डील होते हैं। सो दैट्स वाई जो है वो लाइट ईयर्स में बात करते हैं। लाइट ईयर क्या है, 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट ईयर हमारे पास वो फासला है जो लाइट 1 साल में तय करती है। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट हम अप्रोक्सीमेट करें कितनी है, तो आपने लाइट ईयर्स जो है ना उसका मीटर्स में डिस्टेंस निकाल लें। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जी। आपको पता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसके लिए आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू वी टी से। यहाँ पे हमारे पास जो v है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के, तो मैं यहाँ लिख लूँगा सी टी। अब टाइम हमारे पास जो है वो कितना हमें दिया हुआ है, 1 ईयर। तो चूंकि हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो हमने इसको टाइम को बस सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल है, एक साल में हमारे पास 365 दिन है। ठीक है, हर दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं, हर घंटे में हमारे पास 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है। सो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास टाइम किस में आ जाएगा, सो यू विल गेट योर टाइम इन सेकेंड्स। बाद में उसको जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें, सी टी यहाँ पे लिखें। सो हमारे पास सी है 3 × 10⁻⁸ और यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम की वैल्यू। करंटली मेरे पास सिर्फ मोबाइल है और कैलकुलेटर जो है ना वो हेल्पफुल रहता है। सो डेट्स वाई जो है मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको ज़रा खुद से ट्राई करें। यहाँ पे सेकंड्स की, टाइम्स की वैल्यू लिखें सेकंड्स के अंदर और यहाँ पे उसको पुट करें, आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, बाय द वे आप यहाँ से भी जो है ना आंसर देख सकते हैं कि ये हमारे पास टाइम की वैल्यू और ये हमारे पास सी टी, और यहाँ से आप डिस्टेंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं जी सेकंड न्यूमेरिकल की जानिब। सो प्रॉब्लम 1.2 है हमारे पास, राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में आपने इनका आंसर लिखना है। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, के एक साल में कितने सेकेंड होते हैं, एंड हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड, और एक सेकेंड में कितने साल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है कि एक सेकेंड में साल। ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि 12 महीने होंगे तो जो है ना वो एक साल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अक्सर लाइक अगर फैमिली में जो है ना कहीं कोई बड़ मार रहा हो ना कि मैं बहुत फंदे खाऊँ, ठीक है, तो मैं उसको वैसे ही क्वेश्चन वजह से किया कि एक महीने में कितने साल होते हैं, तो वो यहाँ पे जो है ना वो कहता है एक महीने में साल नहीं भाई, एक साल में महीने होते हैं, महीने में साल कैसे हो सकता है। सो मैं उससे पूछता हूँ कि 6 महीने में कितने साल हैं, तो वो कहता है कि जी आधा साल। तो अब तो 12 महीने पूरे नहीं हुए। सो यहाँ पे साल पूरा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है साल का कुछ हिस्सा होगा। ठीक है, सो हमने वो पार्ट बताना है कि एक सेकंड में साल का कितना हिस्सा होगा। 1 होना जरूरी नहीं कि 1 होगा तो आगे काउंटिंग शुरू होगी।
सो नेक्स्ट चलते हैं जी, हम इसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा एमसीक्यू टाइप न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल तो नॉर्मली नहीं आते। सो देखिए जी, हमने एक साल में सेकंड निकाल लें, वो तो हमने आई गेस अभी निकाले ही थे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो हमने इस वाले के अंदर जो है यहाँ पे भी निकाले थे, वो थे 3153, आगे 6 सेम है। आपने जो है ना वही करना है, 365 जो है ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 60 से, फिर 60 से, ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक सेकंड में साल निकालने हैं तो आपने यहाँ रखना है 1 सेकंड, और ये जो फैक्टर है ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दिस फैक्टर 1 ईयर विल बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो इस नंबर से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और उसको आपने जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक सेकंड में आपके कितने साल होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आपको आंसर दिखा भी देता हूँ। 1 ईयर, ठीक है, सिंपल हमने वैसे ही निकाला कि इसमें इतने सेकंड हैं, फिर हमने जो है ना उसको इस फैक्टर को वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। सो 1 सेकंड किसके बराबर आ गया, 1 ईयर ओवर दिस फैक्टर, और इसको भी कैलकुलेट सिंपल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब। सो 1.3 है हमारे पास। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 एंड 14.60। सो हमें जो लेंथ दी गई है, लेंथ इज इक्वल टू 18.3, 1.3 है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 18.3 सेंटीमीटर, और विड्थ हमें कितनी दी गई है जी, विड्थ हमें दी गई है There is the width that is 14.60 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकालना है जी, इसमें हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया निकालें और करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक जवाब दें। सो देखें एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, L मल्टीप्लाई B। सो अगर आप 18.3 को, दिस इज रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, 14.6, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 267.18, ठीक है। बट चूंकि उसने कहा है कि आपने करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जवाब देना है, तो देखें हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसमें 18.3, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन से आ रहे हैं, वहां पे हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है कि कोई भी आंसर उतना ही सिग्निफिकेंट होता है जितना कि उसका लीस्ट नंबर, जिसमें जितने उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें जो हमारे पास नंबर्स जो मल्टीप्लाई प्लस जो भी हो रहे हैं, उनमें आपने देखना है कि कम से कम कितने। तो आप देखिए 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, तो आपका आंसर कहाँ तक सिग्निफिकेंट होगा, 3 तक। सो आपका जो आंसर है वो यही बनेगा 267, और यूनिट क्या होगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कन्वेयन की इतनी ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस के कोई एक्सप्लिसिटली ज़रूरत पड़े कि कोई एमसीक्यू का जो है वो तकाजा ही ये है। अदरवाइज अगर वो हमें मतलब फीट में भी चाहे दे रहे हैं, आपने बस उसी में करके बता देना। ये नहीं करना कि लेंथ सेंटीमीटर में आ गई है तो उसे मीटर में करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आगे आ जाएं जी, 1.4 है जी, फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रेसिजन। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मैंने इसीलिए आपको जो है ना वो यहाँ पे ये पीडीएफ प्रोवाइड किया कि जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी हमने सिर्फ 3 तक सिग्निफिकेंट करना है, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे जो है ना पैराग्राफ के अंदर बता सकते हैं। इन्होंने भी खैर नहीं बताई हुई, थोड़ी सी जो है ना वो इंग्लिश हस्बे जायका अच्छी होती है, सो यहाँ पे पैराग्राफ में बता दीजिएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के स्कॉलर्स ने एक तरह से कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी, नहीं लिखी, बट आप इसे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुक वाला ही लिखे तो आपने लिखनी है। आगे चलते हैं जी 1.4 के ऊपर। 4 में कह रहा है कि इनका सम बताना है आपने अप्रोप्रिएट प्रेसिजन तक। सो देखें जी, पहले तो आप इन चारों को सम कर लें, चारों को जो है ना वो सम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास आता है जी 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। सो आपका आंसर आया जी 20.445। बट आपने देखना है कि इन चारों में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स किसके हैं। सो देखें इसके तो 4 हैं,
इसके भी 4 हैं, इसके 3 हैं और इसके भी 3 हैं। मतलब कि हमारे पास जो लीस्ट हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आपका आंसर कहाँ तक होगा? 20.4 तक, यहाँ तक, ठीक है। हाँ, अगर ये हिस्सा जो 4 है, लेट्स सपोज ये 6 7 कुछ होता तो हम इसमें एक ऐड भी करते, राउंड ऑफ करते, बट चूंकि ये 5 से कम है तो हम इसको 20.4 ही रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स नॉर्मली ज़्यादा आते हैं अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जिसमें अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज निकालनी होती हैं। सो इसको देख लेते हैं जी। इस चैप्टर में नॉर्मली अगर आपको मैं न्यूमेरिकल्स की नेचर बताऊँ ना तो वो ये 3 ही हैं। या तो वो ये कहेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ना वो करके इसका फार्मूला बना दें, जो एक तरह से पॉसिबल फार्मूला होता है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू और न्यूमेरिकल जो है ना आते हैं। मैंने यहाँ पे जिस तरह ये वाला न्यूमेरिकल है ना, ये उसी से डील कर रहा है। दूसरा जो है वो ये कि डायमेंशनल जो है ना वो आपने बताना कि इक्वेशन सही है कि नहीं, इस तरह के ज़रा शॉर्ट में आते हैं। और तीसरा अनसर्टेनिटीज़ के आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले न्यूमेरिकल्स आना मोस्टली मुश्किल ही होता है, इसके एमसीक्यूज वगैरह ही आते हैं। बहरहाल एक्सरसाइज में डिस्कस तो करने ही है। सो 1.5 में आए। यहाँ पे ना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक हमारे पास जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको आइडिया है ना, कुछ इस तरह की शेप होती है। मैं यहाँ बना के दे देता हूँ। तो कह रहा है कि हमने उसका डायमीटर मतलब ये वैल्यू, दिस इज डी, और हमने उसकी ये वाली वैल्यू लेंथ, ये हमने मेजर की है। तो हो सकता है कोई पेंसिल भी इस तरह से सिलेंडर ही है, अगर हम उसको देखें कोई भी चीज़ हो सकती है, इसमें तो यहाँ बताया तो नहीं। उसका जो हमने एक मेटल का सिलेंडर है, बस ये बताया, उसकी जो हमने डायमीटर और लेंथ की वैल्यू फाइंड की है ना वो ये है। डायमीटर पहले लिखा है तो उसने लिखा है रिस्पेक्टिवली वर्ड आगे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पहला डायमीटर है 1.22 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है, लेंथ है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी डायमीटर डी इज इक्वल टू 1.22 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं लेंथ, डेट इज 5 पॉइंट समथिंग थी, हाँ 5.35, डेट्स इनफ, ठीक है। आगे आपने लिखनी है इनकी जो इनमें अनसर्टेनिटी है। तो देखें किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी होती है, जितना उसमें लीस्ट काउंट होता है। तो हमें लीस्ट काउंट कितना दिया गया है, क्योंकि कैलिबर से मेजरमेंट है हमें पता ही है, तो कैलिबर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारे पास इसमें प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर आप लिखेंगे कि इतनी इसमें क्या है जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और सिमिलरली इसमें भी हमारे पास कितनी है, लेंथ में भी अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है वो बेसिकली आपको बताना है वॉल्यूम और वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है। सो आपने पहला काम ये करना है कि आपने वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है। वॉल्यूम निकालना इंतहाई आसान काम है। यहाँ देखें जी, वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, ये तो एक सर्कल बन रहा है ना, ठीक है। तो सर्कल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड डायमेंशन के साथ, डेट इज लेंथ। सो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन चूंकि हमें रेडियस में वैल्यू नहीं दी गई, हमें उसने किस में दी है, डायमीटर में। तो डेट्स नॉट अ पर्टिकुलर इशू, आप इसको सिंपल जो रेडियस है उसको आप लिख सकते हैं डायमीटर का हाफ, d/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पे जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें, पाई बाय 4 डी हमारे पास कितना है 1.22। हम सिर्फ अभी डायमीटर की वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो 1.22 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ कितनी है जी 5.35, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम में हमारे पास जो वैल्यू है वो हम इसको ज़रा निकाल लेते हैं। पाई मैं लिख रहा हूँ 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 1.22 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5.35, ठीक है। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 के ऊपर तो आपका आंसर आ जाएगा 6.254। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ जी 6 चूँकि जो कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो पॉइंट के बाद 2 तक ही जाता है, तो हम सिर्फ 25 तक लिखेंगे। 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि जहाँ तक आपका इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट बता रहा है आपको उधर तक ही कह लें कि लास्ट श्योरिटी है।
खैर ये तो वॉल्यूम आ गया, बट दिस इज नॉट द आंसर। आपने वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी भी निकालनी है, तो मैं हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाला है। अब हम इसके लिए जो आपको आपका पूरा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज का, उसका नॉलेज यूज़ करेंगे। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि वॉल्यूम हमारे पास आ कैसे रहा है। वॉल्यूम आ रहा है, अगर आप फैक्टर्स को इग्नोर कर दें, कांस्टेंट फैक्टर्स को, पाई और 4 को, सो इसमें डी स्क्वायर और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है जो डी स्क्वायर में अनसर्टेनिटी की करेक्शन है वो कैसे होगी, 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी, और चूंकि लेंथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें हम लेंथ की अनसर्टेनिटी प्लस कर लेंगे। ठीक है, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ उसको ज़रा देखें। अगर तो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो बहुत सिंपल लगेगा, अगर नहीं पढ़ी लिटिल बिट कह लेंगे मुश्किल होगी, बट हम इसको कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। देखें ये जो वैल्यू है ना, ये है डेल्टा डी, दिस इज डेल्टा डी अनसर्टेनिटी इन डी, और ये है डेल्टा एल। हमने परसेंटेज निकालनी है कि इस लेंथ में या इस डायमीटर में ओवरऑल कितनी परसेंटेज की अनसर्टेनिटी। तो वो कैसे आएगी, आपने करना क्या है, इस लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है टोटल वैल्यू से। सो 0.1 cm, या cm तो काट ही जाना तो लिखने को रहने दें। 0.1 टोटल वैल्यू कितनी थी, 1.22। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हम कितनी आती है हमारे पास, 0.1 डिवाइड बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज सो ये 0.01 है, मैंने यहाँ पे 0.1 लिख दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8196%। ठीक है, सिमिलरली आपने अनसर्टेनिटी निकाल लेनी है लेंथ में, परसेंटेज डेल्टा अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो कैसे आएगी, जो अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, वो है 0.01 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, टोटल वैल्यू है 5.35 लेंथ के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100% के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जी वैल्यू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, सॉरी 35 लिख दी, 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी 0.1869। इतना काफ़ी है। ठीक है, मैं जस्ट एक दो वेरीफाई कर लूँ, आई हैव पुट द करेक्ट वैल्यू, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5.35 या 0.186915। ओके, अभी आ गई हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। अब वॉल्यूम में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कैसे आएगी, तो देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एल। अगर हम आंसर सिर्फ अनसर्टेनिटी की बात करें, ये तो फैक्टर कांस्टेंट है, तो डी स्क्वेयर है, उसकी अनसर्टेनिटी कैसे करेक्ट होगी, उसकी होगी जी जो 2 है पावर है उसे मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी के साथ, और उसमें प्लस कर दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, दिस इज कह लें कि समवट मोर इम्पोर्टेंट, जो ये चीज़ है ना पूरी असेसमेंट में सबसे मेन चीज़ यही है। ठीक है, अगर नहीं समझ आई, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप असेसमेंट वाला जो है ना उसको ज़रा दोबारा पढ़ें। तो लेकिन मैं आपको ना एक दफ़ा थोड़ा सा ज़रा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि जो है ना जिन बच्चे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनका ये न्यूमेरिकल एटलीस्ट थोड़ा सा ज़रा मोर कॉन्सेप्ट सही तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि इसका जो जवाब है वो जी के बराबर है, तो जी में अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, तो जो जी की अनसर्टेनिटी है ना वो किसके बराबर होगी, जी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास आएगी एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने जमा कर लेनी है, तो ये हमारे पास जी की ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी हमारे पास एक्स स्क्वायर के लेट्स सपोज बराबर है, तो इस केस में जो जी में अनसर्टेनिटी है ना वो किसके बराबर होगी, एक तो माउस भी जो है बीच में रुकना चलना बंद करता है। अब इस केस में हम 2 को पावर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, या जो भी नंबर है, ठीक है। सो इन केस ऑफ पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करके ओवरऑल अनसर्टेनिटी को निकालते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखें, मैं जरा इसको रिमूव कर दूं, यहां पे आए, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डी स्क्वेयर और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डी स्क्वेयर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर हम निकाल रहे हैं ओवरऑल वी के लिए कैसे आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, उसको ऐड करना है किसके साथ, लेंथ के साथ, ठीक है, लेंथ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसका चलें एक एमसीक्यू कर लेते हैं। अभी मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, उसमें आपने निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर मैस में अनसर्टेनिटी जो है ना वो 2% है और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 3% है, तो आप बताएं टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितनी जो है ना वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। ज़रा वीडियो को पॉज करें और आंसर निकालें जी। तो कितना आंसर आपने फाइंड किया, अगर तो आपका आंसर 8% है फिर तो आपका जवाब सही है। कैसे जी, देखें जी, मैथ्स में अब मैथ्स और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब इनकी अनसर्टेनिटीज जमा होंगी, लेकिन चूंकि मैथ्स और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो 2v हो जाएगा। मैं सिंपल v लिख रहा हूँ, यहाँ से मुराद मेरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही है। सो 2 × 3 6 प्लस करेंगे 2% मैथ्स वाला तो 8% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने एक ब्रीफ सा जो है ना वो रिकैप दिया है अनसर्टेनिटीज का, ताकि जो है ना आपको बात क्लियर हो जाए। बहरहाल अब न्यूमेरिकल में कुछ रहा नहीं है, सिंपल वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें जी। सो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। डी में अनसर्टेनिटी कितनी थी हमारे पास, डेट वाज 0.8196 और लेंथ में कितनी है 0.1869। सो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8196 प्लस 0.1869। सो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, 1.8261। तो ओवरऑल वॉल्यूम में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना वो इतनी है। बट चूंकि ये हमारे पास जो है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, हमने एब्सोल्यूट भी अभी निकालनी है, तो एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, देखें ये है हमारे पास टोटल वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी। मैं ज़रा इसको थोड़ा जूम करके जो है ना ऊपर लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वॉल्यूम है 6.25, तो ये जो 6.25 है ना, आपने परसेंटेज निकालने के 1.8 कितना परसेंट बनता है 6.25 का, तो आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू दैट इज 6.25। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो 1.8261 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.25। सो ये आंसर है जी आपका 0.114। आप 0.1 तक भी रख लें, काफ़ी है। सो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट आप रिपोर्ट करेंगे वॉल्यूम प्लस अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो हमारे पास कितना है जी, वॉल्यूम है 6.25 और सॉरी प्लस माइनस लिखें यहाँ पे, हो सकता है उतना कम भी हो उतना ज़्यादा भी हो। सो अनसर्टेनिटी अनसर्टेन ही होती है, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी यूनिट लिख लीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिएगा। सो ओवरऑल ये है जी हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं इसको सिंपल आपको जो है ना एक तरफ से ब्रेक डाउन दे देता हूँ। डायमीटर लेंथ दी हुई है, वॉल्यूम निकाल लें, सिंपल फार्मूला पाई डी स्क्वायर बाय 4 × L, वॉल्यूम निकल आया। फिर निकाल लें अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वहां से निकाल लें रिजल्टिंग क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी जो कि वॉल्यूम की है, वो निकल आई। फिर उसकी परसेंटेज को बैग नंबर में कन्वर्ट करें और आंसर को रिपोर्ट कर दें। दिस इज द होल थिंग वी हैव डन हियर। चलें जी, अब हम चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की जानिब, इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं। चलें, नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरी सिंपल, आपने बताना कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। बहुत ही सिंपल इक्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं। 2AS इज इक्वल टू, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, सॉरी 1.6 है। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, ठीक है। आई थिंक उसने लेफ्ट में ये दिया, हो खैर मैटर नहीं करता, हमने सिंपल निकालनी वैल्यू 2AS। अब एक्सेलरेशन का देखें, डायमेंशंस हमेशा यूनिट से निकालनी आसान होती हैं,
तो बजाय इसके कि आप लिखें वेलोसिटी में चेंज, बट आप सिंपल इसका यूनिट लिखें तो 2 तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें सिर्फ डायमेंशन की, तो जो एक्सेलरेशन इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस जो कि डिस्टेंस इसका यूनिट होता है मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेट इज कैपिटल एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। फिर अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, सो यहाँ से हमारे पास देखें जी वो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर हमारे पास वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर माइनस मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चूंकि डायमेंशन माइनस नहीं होती, मतलब जो रिजल्टिंग दो क्वांटिटीज माइनस हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम ही होती है, तो हम एक ही लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर का लेंथ एल स्क्वायर और टी माइनस 2। सो इधर से हमारे पास भी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी बराबर आ जाएंगी। सो बड़ा एक सिंपल सा था 1.6। आगे चलते हैं जी 1.7। ये काफ़ी फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वो डायमेंशनली सही है कि नहीं। सो यहाँ देखें जी 1.7 पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है एनर्जी E, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। ठीक है, जूल हमारे पास किसके बराबर है न्यूटन मीटर के, पढ़ा होगा 9th क्लास फिजिक्स में 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये है डॉट मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया किलोग्राम के लिए मैस आ जाएगा m और m स्क्वायर, सो डैट विल बिकम l स्क्वायर, और टाइम का आ जाएगा t माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आगे हम आते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड में है जी हमारे पास एम सी स्क्वायर मैस इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सी तो स्पीड ही है ना वेलोसिटी के, तो इसके भी यूनिट क्या होंगे मैस किलोग्राम, स्पीड क्या आ जाएंगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूं तो हमारे पास क्या आएगा मैस के लिए किलोग्राम एम कैपिटल एम, लेंथ के लिए मीटर। ठीक है, हाँ ये कंफ्यूज समटाइम बच्चे रहते हैं वो लेंथ का मीटर जो है ना वो मैस के एम के साथ। सो सिंपल है यूनिट्स, आप अगर आपको पता है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ तो इतना मसला भी नहीं करेगा। खैर लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा और टी का -2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इनके डायमेंशन भी हमारे पास क्या आ गई हैं जी सेम आ गई हैं। अब हम चलते हैं जी हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज समवट इम्पोर्टेंट। सो इसको ज़रा देखते हैं जी। देखिए आप एक न्यूमेरिकल अच्छा कर लेना डायमेंशन एनालिसिस वाला जो है, तो आपके कह लें कि बाकी सारे जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। सो इसलिए एक न्यूमेरिकल अच्छे से कर लें, बाकी समझ आ ही जाते हैं। 3-4 ही हैं, इतने हैं भी नहीं, कोई 1-2 एग्जाम्पल्स हैं इसकी। सो यहाँ देखें जी कह रहे ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि पेंडुलम के लिए आपने जो है ना वो फॉर्मूला ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लेंथ पे, मैस पे, एंगल पे, जी पे। उसके मुताबिक था कि हमें नहीं पता कि इस पे डिपेंड मतलब कि वाकई कर रहा होगा कि तो हमारा ये अंदाजा है कि ये लेंथ मैस थीटा और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बता दें। हो सकता है कि मैस पे ना कर रहा हो, ठीक है, आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो यही फ़ायदा है, मतलब एक तरह से ये भी कह लें एक तरह से डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करते हुए जो है ना बेनिफिट होता है कि जिस पे वो डिपेंड नहीं करता वो वैल्यू निकल जाती है। हाँ, अगर वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है और आपने फैक्टर्स में लिस्ट नहीं किया फिर फार्मूला आपका गलत ही आएगा, फिर अप्रोक्सीमेट फार्मूला भी आप जो पॉसिबल फार्मूला है वो भी आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो लेंथ फैक्टर्स दिए हैं सारे, तो हम इसको जो है ना यहाँ पे लिखते हैं। सिंपल आपने करना क्या है, जिसका जो पहला है स्टेप 1.8 है आई गेस 1.8 ही है। आप लिखें जी टाइम पीरियड कैपिटल टी वो किसके प्रोपोर्शनल है। उसने हमें पहला फैक्टर दिया है लेंथ का, दूसरा मैस का, पहला फैक्टर लेंथ का है, दूसरा मैस का है, तीसरा एंगल थीटा का है, और चौथा हमारे पास जी का है। चूँकि हमें नहीं पता कि ये किस तरह से इसके प्रोपोर्शनल हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -1 में है या डायरेक्टली हैं या स्क्वायर के साथ हैं, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट असाइन करेंगे। हम कहेंगे कि ए बी एम पावर बी थीटा पावर सी और जी पावर डी, ए बी सी डी कर लेंगे कि किसी तरह इसके प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको लिखते हैं जी कांस्टेंट की शक्ल में। सो टी हमारे पास किसके बराबर आ गया कांस्टेंट, अगर हम इसको इक्वेशन में बना रहे हैं। ठीक है, और लेंथ पावर ए एम पावर बी थीटा पावर सी और जी पावर डी। तो ये हो जाएगी जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
इसमें हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पुट करेंगे। पूरे न्यूमेरिकल में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले हमने काम किया कि इक्वेशन लिखी, अगला काम है ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करना और लास्ट पे इसको यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी राइटिंग डायमेंशंस। अब टी की डायमेंशन तो टी ही होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टिल कि यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, वी आर राइटिंग डायमेंशंस, ठीक है। सो डायमेंशंस हम लिखने जा रहे हैं, तो टी की डायमेंशन हमारे पास टी, साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, हम सिर्फ लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे। सो लेंथ के लिए हमारे पास लेंथ की डायमेंशन एल ही होती है। सो एल रेज टू पावर ए और एम रेज टू पावर बी और थीटा, क्योंकि थीटा की डायमेंशन नहीं है तो एम ज़ीरो, एल ज़ीरो और टी ज़ीरो लिख लें, रेज टू पावर सी, और जी हमारे पास जो है डेट इज़ आल्सो एल टी माइनस टू, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू पावर डी। तो अगर मैं यहाँ से इकट्ठा करूँ तो जो लेंथ है उसकी हमारे पास पावर क्या बनती है, एक तो ये ए का आर है, दूसरा सी तो वैसे ही ज़ीरो है, तीसरा ये डी का आर है। सो लेंथ हमारे पास बन जाता है ए प्लस डी। अगर मैं मैथ्स का लिखता हूँ तो मैथ्स हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, मैथ्स में एक यहाँ बी आ रहा है और सिर्फ बी ही आ रहा है। तीसरा अगर मैं लिखूँ टाइम का टी, तो हमारे पास टाइम यहाँ पे ज़ीरो फैक्टर नहीं, बट हाँ यहाँ माइनस टू डी आ रहा है। और इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो सिर्फ टी ही आ रहा है, ठीक है, टी की पावर 1 है। हाँ, जो एल हैं और एम हैं वो ज़ीरो ही है, उनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। अब अगला काम देखिए, सिंपल आपने करना है कि आपको पता है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली सही होगी उसमें राइट और लेफ्ट की जो क्वांटिटीज है उनकी पावर्स बराबर होंगी। तो आपने यहाँ पे करना है इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, टेक्स्ट में लिख देता हूँ ताकि ज़रा समझ लग जाए किया गया है। इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, या थोड़ा सा लिख लें इक्वेटिंग पावर्स फॉर क्वांटिटीज और या डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जी m के लिए इक्वल कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर m, मैथ्स के लिए क्या होगा, तो मैथ्स के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो 0 आ रही है और राइट की वैल्यू भी क्या आ रही है, राइट की b आ रही है। सो b की वैल्यू क्या होगी, 0। वेरी गुड। दूसरा हम देख लेते हैं फॉर लेंथ, लेंथ के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो राइट पे, लेफ्ट पे 0 है और राइट पे a प्लस डी के बराबर है। क्योंकि अभी d नहीं पता तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लिख लेते हैं फॉर t। तो फॉर t हमारे पास किसके बराबर आ गई है जी, यहाँ पे लेफ्ट की डायमेंशन लेफ्ट पे 1 के बराबर है और इधर है -2d। सो इधर से जो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है ना, वो है -1/2। इसी d को आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2, ठीक है। सो a आ गया, d आ गया और b आ गया। c तो वैसे ही हमारे पास 0 था तो c भी 0 ही है। सो यहाँ पे हम c को भी 0 ही लिख देते हैं कि c भी 0 ही हो गया है, ठीक है। खैर c को लिखने की भी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसकी डायमेंशन ही 0 है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हमने इसको पुट करना है। अब यहाँ पे लिख दें जी पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से t हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैथ्स की पावर क्या आई है, लेंथ की पावर a है, a 1/2 है, मैथ्स की पावर 0 है, थीटा की पावर 0 है और g की पावर -1/2 है। अच्छा, अगर आपने थीटा की पावर 0 मतलब c0 प्रूफ भी करना है तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप c को जो है ना, आप कुछ मतलब इस तरह से नंबर में लिख लें, मतलब कि ना एक और एक उसका इन्वर्स लिख लें। लेकिन आपको पता है कि थीटा हमारे पास क्या होता है, s/r। तो यहाँ से जो है ना थीटा हमारे पास l/l-1 भी बन सकता है, ठीक है। l/l है तो हम इसको लिख सकते हैं l × l-1।
फिर वहाँ से ये होगा कि सी की वैल्यू आप विजुअली लाइक जिस तरह ये वैल्यूज़ निकाली हैं उसको आप 0 निकाल सकते हैं, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और लेंथ 1/2 तो लेंथ का स्क्वायर रूट और जी -1/2 तो फ्रैक्शन में जो है ना उसका स्क्वायर रूट, और चूंकि m 0 है उसका 1 जो ये 0 है थीटा की पावर 0 ये भी 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक पॉसिबल फार्मूला बनेगा। तो आप देखें कि हमने डायमेंशन एनालिसिस से एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर लिया, बट ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है। आपने अगर पढ़ा ही हुआ है 10th क्लास फिजिक्स में कि जो टाइम पीरियड का एक्चुअल फार्मूला है वो है 2π√L/g, ठीक है। तो ये जो 2π है ये हमें नहीं बताता, जो डायमेंशन एनालिसिस है हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये हमें सिर्फ एक पॉसिबल फार्मूला बता सकते हैं कि हाँ ये इसका फार्मूला बन सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो इसमें जो है हमने यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड जो है आप जो है या इस चैप्टर से या किसी भी हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उसका एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चूँकि चैनल नया स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपकी इसमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।